बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सनिया शाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू जर्नी, एक न्यू नाम, जुनून इश्कम अरीद शाह। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जुनून इश्कम बाय अरीद शाह। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। आसमान और ज़मीन को लर्जा देने वाले अल्फाज के साथ इसने इसके साथ जुड़ा हुआ 7 साला रिश्ता ख़त्म कर लिया था। वो बेबस सी औरत इस वक्त अपने सामने खड़े इस जालिम और ज़ाबिर शख्स को सुन रही थी। अपने चादरनुमा दुपट्टे को अपने सीने से लगाए अपने आप को छुपाती वो अंदर तक लरस चुकी थी। ये वो शख्स था जिसके लिए इसने अपने पूरे ख़ानदान वालों से बगावत की थी और फिर 7 साल के बाद इसके साथ यहीं पाकिस्तान आ गई थी। अपने रिश्ते नाते सब छोड़कर 7 साल पहले इस शख्स के निकाह में आकर वो अपने आप को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की महसूस कर रही थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही इस शख्स ने इसके दिल पर दस्तक दी थी, जिसने आज महज एक गलतफहमी पर इसके साथ जुड़े हर रिश्ते को ख़त्म कर दिया था। दिल तड़प रहा था इस संगदिल की बेवफाई पर जो खुद एतबार न कर सका और इसे बेवफाई का इनाम देने आ पहुंचा। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें गलतफहमी हुई है, एक बार पूरी बात जान लो। वो इसे समझाने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन अब कुछ बाकी न था। नहीं, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका था। बस कीजिए, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्त रहते यहाँ पर आ गए और आपका यह एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। लेकिन इस शख्स के साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आप जा सकते हैं यहाँ से। वो इसको देखती मजबूत लहजे में बोली, नहीं, मैं समझाऊंगा, ये गलतफहमी का शिकार है। तीसरे वजूद ने समझाना चाहा। समझाने के तमाम मरहाइल से गुजर चुके हैं। आपका एहसान शायद कभी नहीं उतार पाऊंगी और आपको भी आज मोहब्बत का असली चेहरा देखकर देखकर तकलीफ के साथ मुझे खुद पर तरस भी आ रहा है। काश पहले जान जाती कि मोहब्बत के रिश्ते में अगर एतबार की कमी हो तो वो रिश्ता मोहब्बत का नहीं होता। अब मेरे लिए फैसला और भी आसान हो गया है शाह साहब। मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ से हमेशा के लिए वापस चली जाऊंगी। अपने वजूद से चादर मजबूती से लपेटते हुए इसकी आंख से एक आंसू गिरा था, फकत एक आंसू। हाँ, वो इस शख्स के लिए अपना आप ज़या नहीं करना चाहती थी, इसे जीना था अपने बच्चों के लिए। वो एक बहादुर औरत थी। अगर अपनी मोहब्बत के लिए अपने खानदान से लड़कर बगावत कर सकती थी तो अपने बच्चों के लिए अपनी मोहब्बत से टकराने में भी इसे कोई एतराज ना था। तुम्हारे बच्चे, कौन से बच्चे तुम्हारे? वो मेरे बच्चे हैं और मेरे साथ ही रहेंगे। तुमसे या तुम्हारे नापाक वजूद से मेरे बच्चों का कोई नाता नहीं। तुम लंदन जाना चाहती हो, शौक से जाओ, लेकिन मेरे बच्चे अब से मेरे साथ रहेंगे। वो तो बाबा जान का हुक्म था कि वो मासूम बच्चों को इनकी माँ से अलग नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूँ। चली जाओ अपने यार के साथ, लेकिन खबरदार, जो मेरे बच्चों को मुझसे या मेरे खानदान से दूर करने की कोशिश की। मेरे बच्चे हमेशा मेरे साथ रहेंगे, लेकिन तुम निकलो मेरे घर से अभी और इसी वक्त। वो बेदर्दी से इसका बाजू पकड़कर इसे घसीटते हुए बाहर निकालने लगा। तीसरा शख्स बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। वो इससे हर रिश्ता खत्म कर चुका था, लेकिन फिर भी वो इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता था। ये इनका पर्सनल मैटर था। खुदा का शुक्र था कि अल्लाह ने वक्त रहते इसे यहाँ भेज दिया था, वरना जाने आज इस औरत के साथ क्या होता। वो इसकी इज्जत बचाने में तो कामयाब हो गया था, लेकिन इसकी जिंदगी, इसका घर बचाने में कामयाब ना हो सका था। शाह साहब, मेरी बात सुने। आप एक बात क्लियर कर ले, आपको गलतफहमी हुई है। आप चुप हो जाओ बेगैरत आदमी। मेरी बीवी के साथ रंगरलियां मनाते हुए शर्म भी नहीं आई, ख्याल तक ना आया कि 2 बच्चों की माँ है और अब तुम इसकी सफाइयां पेश कर रहे हो। अब समझ में आया इसे हवेली से दूर घर क्यों चाहिए था। इसलिए रहना चाहती थी ना तुम मुझसे दूर, ताकि अपने आशिक से रातों में मिल सके। इसने बेदर्दी से एक थप्पड़ इस सफा नाजुक के चेहरे पर दे मारा। इस बात तीसरे वजूद की बर्दाश्त की इंतहा हो गई थी। वो एक तो बेकसूर औरत पर इल्जाम लगाए जा रहा था और दूसरा इसकी ज़ात को भी बीच में घसीट रहा था। वो एक गैरतमंद इंसान था, अपनी ज़ात पर ऐसे इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए अब की बारी से गिरबान से पकड़ते हुए सीधा किया। बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। मैं इस मामले को तुम दोनों का ज़ाती मामला समझकर बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा था, लेकिन तुम नरमी के लायक ही नहीं हो। तुम एक गंदी जहानत के मर्द हो, बल्कि तुम जैसे मर्द मेरी नज़र में मर्द ही नहीं। इस मासूम को तलाक देकर या इस पर हाथ उठाकर क्या साबित करना चाहते हो कि बहुत गैरत है तुम में? इसे गालियां देकर इसे इसके बच्चों से दूर करके क्या हासिल कर लोगे तुम, सिवाय अपनी अना के तस्कीन के? ये तुम्हारी मोहब्बत है जिसमें तुम अपने बच्चों की माँ पर एतबार तक न कर सकते। तुम कहते हो ये तुम्हारे लायक नहीं, सच तो यह है कि तुम इसके लायक नहीं हो। तुम अपनी जात ऊंची रखने वाले मर्दों में से हो जो औरतों को बेकसूर जानकर इसे इसलिए सजा देते हैं कि अगर वो झुक गया तो इसने अपनी गलती मान ली, इसकी अना को ठेस पहुंचेगी। लेकिन हकीकत तो ये है
कि तुम जैसे मर्द कभी अपनी हार को कबूल ही नहीं कर सकते और तुम भी कबूल नहीं कर पाओगे। तुम्हारी ये हार है। तुमने खुद अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली है, जिसकी वजह से आज तुम इस औरत की बेगुनाही को देख नहीं पा रहे। लेकिन आने वाली जिंदगी के एक एक पल में तुम इस लम्हे को पछताओगे जब तुमने इस औरत को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। और खबरदार, जो तुमने दोबारा इस पर हाथ उठाया, इसे तलाक देकर इससे हर रिश्ता तोड़ चुके हो तुम। वो इसे धक्का देकर पीछे करता अब इस लड़की के सामने आ रहा था, जो हैरानगी से देख और सुन रही थी। जानता हूं मैं तुम्हारे लिए एक अनजान हूँ, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुमसे बस इतना ही कहूंगा कि एक अनजान होकर भी मैं तुम्हारी इज्जत का रखवाला हूँ, तुम्हारा मुहाफिज हूँ। मैं वादा करता हूँ ये शख्स तुमसे तुम्हारे बच्चों को कभी भी नहीं छीन पाएगा। क्या तुम मुझ पर एतबार करके मेरे साथ आने को तैयार हो? वो इसकी आंखों में आंखें डाले सवाल कर रहा था। वो खुद भी नहीं जानता था कि ये लड़की कौन है। वो तो बस इसे मुसीबत में देखकर मदद करने आया था, लेकिन शायद अल्लाह ने इसे इसीलिए चुन लिया था। एक तरफ इसका महबूब, इसका शोहर, इसका प्यार, इसका सब कुछ था, जो इस पर एक लम्हे को भी एतबार न कर सका था। और दूसरी तरफ ये शख्स था जिसने इसे आज बेआबरू होने से बचा लिया था और एक अनजान होने के बावजूद इसकी मदद करने को तैयार था। इसे किसी सोच में गुम देकर इसने 2 कदम आगे बढ़ाए तो इसे अपने पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज सुनाई दी थी और साथ साथ घुटी घुटी सिसकियों की आवाज। इसने मुड़कर देखा तो वो अपने दुपट्टे से अपना आप छुपाती अपने आंसू साफ करने की कोशिश कर रही थी। इसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर इसके हवाले किया, जिस पर इसने एक नजर इसके चेहरे को देखकर रुमाल थाम लिया। इसका दिल धड़क रहा था, इसे पीछे देखने पर मजबूर कर रहा था। वो कहर बरसाती नजरों से इन्हें जाते हुए देख रहा था, लेकिन इसने मुड़कर नहीं देखा था। आज वो रिश्ता खत्म करके आगे की तरफ कदम उठा चुकी थी, एक ऐसे शख्स के हमरा जिसका नाम तक वो नहीं जानती थी। देखो लाला, सवाल को बहुत गौर से सुनो। वो इसे बहुत प्यार से समझा रहा था। आप मुझे लाडो कहकर सवाल समझाएं। लाला लाला कहेंगे तो भाई वाली फीलिंग आएगी, और फिर जब मुझे भाई वाली फीलिंग आएगी तो मुझे आप पर बहुत प्यार आएगा। दा यू नो ना, आई लव यू सो मच। वो आंखें पटपटाती इसको मुस्कुराने पर मजबूर कर गई, लेकिन वो इसे चेहरे पर संजीदगी लाता इसे फोकस करने को कह रहा था। हाँ लाडो मेरी जान, आई लव यू टू, लेकिन 2 दिन के बाद तुम्हारे पेपर होने वाले हैं और अल्लाह का वास्ता है इस बार सिपली मत लेना। चलो पढ़ाई करो। वो दोनों हाथों को मिन्नतें करते हुए बोला था। वो हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हुए बोला तो लाली की मुस्कुराहट छुपाते हुए अपने होंठों पर उंगली से जिप करती अब खामोश रहने का वादा करने लगी, जबकि स्नेहा तो कब से अपने पेपर पर झुकी अपने काम करने में मसरूफ थी। अच्छा ये सवाल है कि 10 लोगों ने आम के दरख्त से 4 दिन में 1000 आम उतार लिए, तो 20 लोग 4 दिन में कितने आम उतारेंगे? वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में इसे सवाल कर रहा था और वो भी काफी सीरियस लग रही थी। अतः 20 लोग एक आम के दरख्त पर एक साथ क्यों आम तो उतार रहे हैं? क्या इनमें कोई शर्त लगी है? इसके बिल्कुल सीरियस से अंदाज पर सवाल करने पर पास बैठी स्नेहा खिलखिलाकर हंसी थी। ये तो वो भी जानती थी कि लाली कभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हो सकती थी। लाली बकवास बंद करो, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दो। जावियार शाह ने जरा सख्ती से कहा था। एक भी नहीं, वो भी मुंह बनाकर जवाब देते हुए बोली। तो जावियार इसे घूर कर रह गया था। हमारे खेत में एक दरख्त है आम का और 10 लोग इससे सारे आम उतार चुके हैं। अब 20 लोगों का क्या शातूत के दरख्त से आम उतारेंगे? बाबा कहते हैं हमें सिर्फ अपनी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, और हमारे खेतों में बस एक ही आम का दरख्त है और वो भी इतना बुरा नहीं है कि एक साथ 20 लोग इस पर चढ़ सके। और 1000 आम, हाँ हाँ, इस पर तो 100 भी नहीं लगते। इन मैथ वालों से कहीं पहले ठीक से सवाल करे, फिर लाली जवाब देगी। वो किताब बंद करते हुए मुंह बसूरते हुए बोली थी। इसे समझाते समझाते इसका अपना सर दुखने लगा था। वो तो पता नहीं क्या सोचकर इसने चाचा से कह दिया था कि इस बार लाली पास हो जाएगी। वो जो हर बार सिपली लेकर आखिरी चांस में पासिंग मार्क्स लेती थी, इसके लिए चाचू से कहे अल्फाज के लिए वो खुद भी पछता रहा था। इसे पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इस बात का अंदाजा इसे पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इस बात का अंदाजा सयार शाह को पहले हरगिज नहीं था। वो पास हो जाती थी, इसके लिए इतना ही काफी था। वो कहाँ जानता था कि इसकी लाडली बहन इतनी नालायक है पढ़ाई में। दूसरी तरफ पहले दिन स्नेहा को पढ़ाई में इतनी ज्यादा दिलचस्पी लेते देखकर वो लाली के लिए भी यही गुमान किए हुए था कि वो भी लायक होगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा हो रहा था। अभी इसे पता चला था कि जिन किताबों में वो पास हुई थी वो भी स्नेहा की बदौलत था, वरना इसे पढ़ाई में बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे। वो 3 दिन से घर आते ही इन्हें पढ़ाने के लिए रात के तकरीबन 9:30 बज चुके थे। वो 3 दिन से घर आते ही इन्हें पढ़ने के लिए बिठा रहा था, क्योंकि इनके पेपर सर पर थे। वो बहुत मुश्किलों के बाद स्नेहा को एफएससी के बाद कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की इजाजत मिल गई थी, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। जबकि लाली को कहीं नहीं जाना था, वो बस पढ़ाई से जान छुड़वाना चाहती थी और एफएससी के बाद इसको आगे पढ़ने का कोई इरादा ही नहीं था। यहाँ तक कि अम्मा की धमकी भी काम नहीं आई थी कि अगर पढ़ाई नहीं करेगी तो शादी कर देंगे। इसने बेशर्म ने तो अम्मा के सामने भी साफ कह दिया था कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझे मेरा दूल्हा ला दो। और इस फरमान के बाद अम्मा से जूते खाने के बाद भी अकल ना आई थी।
अच्छा आदा, अब मैं जाऊं, मुझे सच्ची वाली बहुत नींद आ रही है। देखिए मेरी आंखें भी सूज रही हैं। वो अपनी आंखें पूरी तरह खोलती इसे दिखा रही थी। ज़िया ने नफे में सर हिलाया। इसके पास मजीद सर खुपाने का इसका कोई इरादा नहीं था। जबकि स्नेहा भी अपने सवालात मुकम्मल करके पेपर्स के हवाले कर चुकी थी। अल्लाह तुमको अकल दे लाडो। जिस हिसाब से तुम्हारी पढ़ाई जा रही है, तुम पास नहीं हो सकती। वो इसके सर पर जेत लगाता उठकर स्नेहा को शाबाश देता बाहर निकल गया था। जिस पर लाली ने जहां याहू का नेरा लगा जिस पर लाली ने जहां याहू का नारा लगाया था, वहीं स्नेहा इसे घूर कर रह गई थी। इसका इरादा आज ज्यादा देर पढ़ने का था, लेकिन ये बात अलग थी कि इस मामले में हमेशा चलती सिर्फ और सिर्फ लाली की थी। वह अपने कमरे में आया तो अम्मी जान हादी के पास बैठी इसे कोई कहानी सुनाने में मसरूफ थी। इसे देखते ही हादी इसकी टांगों से आ लिपटा। बाबा जानी, दादी मुझे कहानी सुना रही हैं, बहुत ही मजे की कहानी है, आप भी सुने। वो इसका हाथ थामे इसे अपने साथ अंदर लेकर जाने लगा। जियार ने मुस्कुराते हुए इस नन्हे से बच्चे को अपनी बाहों में उठाया था। ज्यादा तंग तो नहीं किया इसने आपको? वो बेड पर बैठते हुए अपनी माँ के गोद में अपना सर रखता हादी को अपने सीने पर लटा चुका था। नहीं, मेरा पोता बहुत समझदार है, वो अपनी दादी को बिल्कुल भी तंग नहीं करता। अम्मा बेगम ने मुस्कुराते हुए इसके सर में उंगलियां चलाई। माँ की ममता से भरपूर लम्स पर वो आंखें मूंदे इसकी मोहब्बत को महसूस करने लगा था। हादी जो हमेशा से इसके सीने पर सर रखते ही सो जाता था, आज भी गहरी नींद में उतर गया था। जबकि वो अपनी माँ के गोद में सर रखे कुछ सोचने में मसरूफ था। मेरी जान, अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, तुम दूसरी शादी कर लो। क्यों दूसरों की गलतियों की सजा खुद को दे रहे हो? क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? मुझसे नहीं देखी जाती तुम्हारी ये हालत, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता तुम्हारी जिंदगी का ये वीरानपन। अब आगे बढ़ो, 7 साल गुजर चुके हैं, तुम्हारे अब्बू भी तो तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। एक आंसू इनकी आंख से निकलकर इसने इसके रुखसार पर आ गिरा। इसने आंखें खोलकर एक नजर अपनी माँ को देखा था। आप क्यों परेशान हैं? वो अम्मी जान, और इन्हें तो खुश होना चाहिए, यही तो चाहते थे। वो अपने भाई की बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, तो हो तो चुकी है इनकी ख्वाहिश पूरी। इन्हें ना 7 साल पहले मेरी खुशियों का ख्याल था और ना ही आज एहसास है। मैं बरेला को कभी नहीं छोड़ सकता। वो मेरी बीवी है और वो अपनी आखिरी सांस भी मेरी बीवी बनकर ही रहेगी। लेकिन तुम्हारी जिंदगी का क्या, तुम्हारी सोचों का क्या, तुम्हारी खुशियों का क्या, तुम्हारा क्या मेरी जान? वो माँ थी, अपने बच्चे को यूं नहीं देख सकती थी, इसलिए रोते हुए बोली। आप परेशान ना हो अम्मी जान, मेरी जिंदगी रुकेगी नहीं। जिस दिन कोई लड़की मुझे पसंद आई, मैं इसे दूसरी शादी कर लूंगा। कोई बरेरा या सिकंदर शाह मुझे पर पाबंदी नहीं लगा सकता। मेरी जिंदगी का एक फैसला सिकंदर शाह ने किया है, लेकिन अपनी जिंदगी के तमाम आने वाले फैसले मैं खुद करूंगा। वो मजबूत लहजे में बोला था। कब करोगे तुम अपनी जिंदगी का फैसला? हाँ, कब करोगे तुम अपनी जिंदगी में आगे कब बढ़ोगे? बताओ मुझे ज़ियार, कब देखूंगी मैं तुम्हारी खुशियाँ? कब आएगी तुम्हारे चेहरे पर असल मुस्कुराहट? अपने इकलौते बेटे की खुशियाँ तक नहीं देख पाती, कितनी बदनसीब माँ हूँ मैं। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली। तो ज़ियार ने इनका हाथ थामकर इनके हाथ के पुष्ट पर अपने लब रखे थे। बहुत जल्द अम्मी जान, बहुत जल्द आप मेरी खुशियाँ देखेंगी। ये आंसू बेमोल मत कीजिए, अल्लाह हिसाब लेगा मुझसे कि मैंने अपनी जन्नत को रुलाया क्यों। मैं थोड़ा सब्र करें, बस थोड़ा सब्र करें। मुझे जिस दिन कोई लड़की पसंद आई, मैं इसे सयार शाह की बीवी बनाकर इस हवेली में ले आऊंगा। इसने मुस्कुराते हुए इनके आंसू साफ किए थे। क्या तुम बरेरा के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत? वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सयार की सुरख आंखों ने जैसे इनके लब सी दिए। वो कैसे कह सकती थी ऐसा, जबकि वो सारी हकीकत से वाकिफ थी। इन्हीं को तो पता था सब कुछ, हवेली में सिर्फ वही तो जानती थी सारी हकीकत। तो वो भला ऐसी बात कैसे कर सकती थी? मेरे ख्याल में अब आपको आराम करना चाहिए, बहुत वक्त हो चुका है, वो कहकर खड़े होते हुए बोला। तो अम्मी जान हाँ में सर हिलाती बेड से उठकर बिना कुछ बोले कमरे से निकल गई। ज़ियाद ने एक नज़र हादी के नाजुक वजूद को देखा और फिर फ्रेश होने चला गया। मैं तेरी आंखों का काजल, मैं तेरे दिल का घायल, तू मुसाफिर मैं तेरी मंजिल, ओ साकी साकी रे, ओ साकी साकी। स्नेहा, आगे क्या है बताओ ना मुझे। वो आईने के सामने खड़ी लहरा लहरा कर अपने बाल आगे पीछे करती बेड पर किताबें फैलाए बैठी स्नेहा की तरफ देखते से पूछने लगी थी। लाडो प्लीज मुझे तंग मत करो, मुझे काम करने दो। तेजी से पेन पेपर पर चलाते हुए वो फिर से मसरूफ हो गई। वाह वाह मेरी जान वाह, देख ली तुम्हारी बेवफाई, अभी तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक नहीं हुआ और अपनी जान से प्यारी सबसे अजीज दोस्त को इग्नोर करने लगी हो। वहां जाकर तो तुम मुझे बिल्कुल ही भूल जाओगी। वो उछलकर इसके पास बेड पर आकर बैठी थी। बाद में स्नेहा इसे इशारा करती इस बात में ड्रामा करने का कह रही थी और इसके अंदाज पर लाली ने मजीद आंखें फाड़ कर इसे देखा था। बाहर में जाओ कमीनी, साथ जा रही हूँ मैं नीचे मुलाजमा से दूध उबाल लिया होगा, दूध की मलाई से स्किन और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। मैं जरा अपनी स्किन को मजीद खूबसूरत कर लूँ। वो एक अदासी से इग्नोर करती बेड से उठी थी जब पीछे से आवाज आई, मेरे लिए कप चाय बनाकर लाना। या अल्लाह, क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? एक ये पढ़ाई कर करके अपना आप बिगाड़ रही हो और दूसरी तरफ चाय पी पी कर अपनी स्किन खराब कर रही हो। जरा होश के नाखन लो, ये वकालत की डिग्री काम नहीं आएगी, ये हुस्न और नजाकत काम आएगा। वो इसे समझा रही थी, जिस पर स्नेहा ने इसे घूर कर इसके सामने अपने हाथ जोड़े तो वो इस पर 2 लफ्ज लानत भेजती कमरे से ही निकल गई थी। समझाना मुश्किल नहीं था बल्कि नामुमकिन था, लेकिन इस बेचारी के पीछे तो इस हवेली के सारे ही लोग पड़े थे। अभी वो पहली सीढ़ी भरती के इसका पैर फिसला और वह लहराती अपना बचाव करती नीचे 2-2 सीढ़ियां उतरती अचानक एक चट्टान वजूद से टकराई थी। अगले ही लम्हे वो आखिरी सीढ़ी से नीचे गिरती किसी ने इसे थाम लिया। इसने आंखें बंद
इसने बंद आंखों से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए अपनी आंखें खोलकर देखा और खुद पर लानत भेजी। मतलब हीरो वाला सीन होना भी था तो इस मुच्छड़ के साथ। लानत है मेरी किस्मत पर, वो कम आवाज से कहना चाहती थी लेकिन इसकी जबान ने अल्फाज ऊंची आवाज में अदा किए। इसे यकीनन सामने मौजूद इस मुच्छड़ बकौल लाली ने भी सुन ही लेने थे। इसके नतीजे में वो अगले ही लम्हे इसका हाथ छोड़ चुका था और अब लाली साहिबा सीढ़ियों के नीचे पर ही अपनी कमर मसल रही थी। साथ साथ कम आवाज में बददुआएं भी जारी थी, जबकि मुच्छर साहब इसकी बातों पर गौर किए बिना सीढ़ियां चढ़ के अपने कमरे में जा चुका था। या अल्लाह ये अपना फोन चार्जिंग पे लगा के प्लग ऑन करना भूल जाए। या अल्लाह ये बुलडोजर अपनी बॉडी पे साबुन लगाए और नल से पानी आना बंद हो जाए। या अल्लाह ये फिल्म देखने जाए तो इसे सबसे आखिर वाली सीट मिले। वो बददुआएं देते हुए उठ रही थी जब इसे याद आया ये तो दुनिया का सबसे बोरिंग इंसान है, ये तो फिल्में भी नहीं देखता। या अल्लाह इसे ऐसी लड़की मिले जो इसे तिकनी का नाच नचाए, सब इसके खिलाफ काम करे, इसकी एक बात ना माने। वो अपनी कमर से हिलाती हाय हाय करती किचन की जानब जा रही थी, जबकि मुच्छर साहब ऊपर ग्रिल से ये सारा सीन काफी एंजॉय कर रहे थे। रोहान यार तू तो इतना अमीर है तो कुछ भी ले सकता है यार, अपने बाबा से फरमाइश कर कि एक स्पोर्ट बाइक क्यों नहीं ले लेता, क्यों बर्दाश्त करता है इस रहेल को। इसकी नजर है दानी पर, बता रहा हूँ मैं। तैयब ने इसे दानी के बारे में बताते हुए मशवरा दिया तो इसने एक नजर इसे देखकर ना में सर हिलाया था। अब अगर वो मेरी दानी के पास भी नजर आया ना तो देख लूंगा, और मेरे बाबा को तो तुम जानते हो मुझे कुछ भी नहीं देने वाले, और ऊपर से नई फरमाइश वकालत करो। मतलब हद हो गई है, इस खानदान के सभी लोगों को वकील बनाना है उन्होंने। अब खुद वकील हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर कोई वकील बनना चाहता है। एक तो मेरी बहन स्नेहा हर वक्त बाबा जानी करती रहती है और बाबा जान के सामने ये भी कह दिया कि वो वकील बनेगी। बहुत जल्द वो हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली है। मुझे तो इसकी टेंशन हो रही है, अगर वो यहाँ आ गई तो इसे मेरी सारी रूटीन पता चल जाएगी और वो बाबा जान को बताने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगी। रोहान ने परेशानी से कहा था, अरे तू तो अपनी बहन की वजह से परेशान क्यों हो रहा है, तो वैसे भी तुझसे इतना ज्यादा डरती है, एक बार घूरने पर ही खामोशी से बैठ जाएगी, और अगर आ रही है तो आने दे, बस इसे अपनी जाती जिंदगी में दखलंदाजी मत करने देना। तैयब ने इसे समझाते हुए कहा तो इसने हाँ में सर हिलाया था। चल अब बाबा को छोड़, ये बताते स्पोर्ट बाइक कभी नहीं आ सकती, मेरा मतलब है हम सब में सबसे ज्यादा पैसा तुम्हारे पास है और रहील की टीम से मुकाबला करना में सिर्फ तुम्हारे बस की बात है। हम तो बस तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके पास कितनी उम्दा स्पोर्ट्स बाइक है, पाकिस्तान की सबसे महंगी बाइक है वो, वैसी ना सही लेकिन इसकी 20% बाइक भी हम खरीद लें तो शायद इसका मुकाबला कर सकेंगे। मैं तो यूनिवर्सिटी में भी मुश्किल से ही एडमिशन ले पाया हूँ, बाइक खरीदना कहाँ मेरे बस की बात है। लेकिन इस रहील का एटीट्यूड खत्म करने के लिए काश तुम कुछ खबर कर पाते कर पाते। हमारी टीम की भी यूनिवर्सिटी में वाह हो जाती और दानी की नस्ल में तुम पर और दानी की नस्ल में भी तुम ही बेस्ट होते, मगर शायद हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम कुछ खरीद पाएं। क्या फायदा तेरे बाप के इतने अमीर होने का, अपने अकलौते बेटे की एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता और मुल्क का सबसे बड़ा वकील बनकर घूमता है। तो ये इसे चाबी देता उठकर जा चुका था, जबकि यही कुछ सवाल इसके अपने दिमाग में भी चल रहे थे जब इसका खून बचा। अदा का नाम जगमगाता देखकर इसके चेहरे पर रौनक आ चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम अदा, कैसे हैं आप? आपको पता है मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। आप लंदन से वापस कब आए? आपका टूर कैसा रहा? वो एक ही सांस में पूछे जा रहा था। दूसरी तरफ मौजूद आलम सुल्तान शाह के चेहरे पर तबस्सुम सा छा गया। मैं जानता हूँ मेरा छोटा भाई मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसीलिए तो आते ही सबसे पहले तुम्हें फोन किया। शाम को तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे हॉस्टल आने वाला था। 3 दिन के बाद तुम्हारी सालगिरह भी बहुत धूमधाम से मनानी है। आलम ने मुस्कुराते हुए इसकी सालगिरह का जिक्र किया तो इसके अंदर हलचल सी मच गई। बस मतलब इस बार भी आप मेरे लिए कुछ स्पेशल करने वाले हो? अदा मुझे स्पोर्ट बाइक चाहिए ताकि मैं रहेल को बता सकूं कि मैं इससे बेहतर हूं। बहुत एटीट्यूड है इस कमीने में। क्या आप मेरे लिए स्पोर्ट बाइक का इंतजाम कर सकते हैं? बेशक आप मुझे अगली 20 सालगिरह पर कोई गिफ्ट मत दीजिएगा। कहीं से उम्मीद की किरण पाते ही वो अपने दिल की बात लबों पर ले आया था। तुम बस एक बार कह दो, मेरी जान भी सारी दुनिया को तुम्हारे कदमों में रख सकता हूँ और बाइक तुम्हें आज रात ही मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें कुछ बताना होगा। ये दानी का किस्सा क्या है? आलम ने अचानक ही दानी की बात की, जिस पर रोहान के माथे पर पसीना आ गया। वो अदा नहीं, दरअसल वो मेरी, हाँ जानता हूँ वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम इसे काफी चाहते हो। इस तरह इसकी लड़खड़ाती आवाज सुनकर आलम ने बात क्लियर कर दी थी। काफी नहीं अदा, मैं इसे बेहद चाहता हूँ, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, इसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और स्पोर्ट बाइक भी मैं इसी की वजह से लेना चाहता हूँ क्योंकि आजकल वो रहील इसे इम्प्रेस करने के पीछे पड़ा हुआ है। रोहान इससे कभी भी कुछ भी नहीं छुपाता था। तुम इसे कितना चाहते हो वो तुम्हारे हाथ पर बनाए टैटू जैसी बेवकूफ़ी का सुनकर अंदाजा लगा चुका हूं मैं, और मुझे यह हरकत बहुत बुरी लगी है। मोहब्बत का इजहार करने के लिए खुद को तकलीफ देना सिर्फ बेवकूफ़ी है और कुछ भी नहीं। आइंदा इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी तकलीफ से शाह हवेली वालों को तकलीफ होती है, और तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे कहा करो और किसी से नहीं। बाकी तुम्हें तुम्हारी पसंद की हर चीज मिल जाएगी। वो सख्ती से बोला तो रोहान खामोश हो गया था। इसने बस दानी से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए इसके नाम का टैटू बनवा लिया था, लेकिन यकीनन इस बात से शाह हवेली के मकीनों को तकलीफ पहुंची होगी क्योंकि वो सब इससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। और सुनाओ स्नेहा कैसी है? इसकी खामोशी पर आलम ने फिर से बात शुरू की। कैसी हो सकती है वो? पता नहीं, शायद बाबा ने इसे फोर्स किया है, इसे प्रेशराइज किया है और अब वो वकालत के पीछे पड़ गई है और अब यूनिवर्सिटी आना चाहती है और इन लोगों ने इसे एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की इजाजत भी दे दी है। जानते भी हैं कि यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है। रोहान बड़ा
रोहान भरा पड़ा था। अपने अंदाज में आलम को बताने लगा, यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा भी हो, हमें अपनी बच्चियों पर एतबार है और तुम भी तो हो यहाँ इसका ख्याल रखने के लिए। जिस तरह से तुम्हारी पढ़ाई जा रही है ना बच्चे, मुझे लगता है कि तुम अगले 2 साल भी इसी यूनिवर्सिटी में गुजारने वाले हो। तुम्हारी 5 साल छोटी बहन तुम्हारे बराबर आ पहुंची है, तुम्हारे साथ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही है और तुम पिछले 3 साल से इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, जो कि एक बहुत गलत बात है। आलम ने समझाते हुए कहा तो रोहान अपने सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा दिया था। मैं यूनिवर्सिटी में सिर्फ अपनी लाइफ खुलकर जीने के लिए आया हूँ अदा। मुझे सफदर शाह की तरह वकालत में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं स्नेहा की तरह इनकी चापलूसी कर सकता हूँ। वो बहुत साफ अंदाज में बोला था। ठीक है, तुम फिर आज रात तुमसे मुलाकात होगी, डिनर भी साथ में करेंगे, आलम ने बात खत्म करते हुए कहा। और मेरी स्पोर्ट बाइक। इससे पहले कि आलम फोन बंद करता, इसकी बेकरार सी आवाज आई, वो भी मिल जाएगी आज ही, शहजादे परेशान होने की जरूरत नहीं। आलम ने मुस्कुराकर कहते हुए फोन बंद कर दिया था। वो भी जानता नहीं था कि इसके अलावा किसी से इतनी नरमी से बात करता भी है कि नहीं, लेकिन इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना इसने अपना मकसद बना लिया था। वो शाह हवेली का बेटा था, इस हवेली का वारिस था, जो बड़ी हवेली में रहने की वजह से जरा जरा सी चीजों के लिए तरसता था। ना जाने स्नेहा कैसे रहती होगी वहां, क्या कोई इसकी ख्वाहिशों को पूरा करता होगा या नहीं। काश वो इसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता। जब वो वाकया पेश आया तब स्नेहा सिर्फ 11 माह की थी और रोहान 6 साल का नादान बच्चा होने के बावजूद भी अपने घर वालों को नहीं भूला था। इसीलिए जब इसकी 20 साल की उम्र में आलम ने इससे राब्ता किया तो वो इसकी बाहें फैलाए दौड़ आया था। वो अपनी हर फरमाइश, अपनी हर ख्वाहिश आलम से पूरी करवाता था और आलम के लिए तो वो इसकी जान था, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। फिक्र तो इसे हमेशा से स्नेहा की थी। वो तो शुक्र था कि वक्त रहते ही 11 माह की उम्र में ही इसकी जिंदगी का फैसला कर दिया गया था, वरना शायद बड़ी हवेली के लोग इसे इसके अपनों से मिलने भी न देते। लेकिन अब वक्त दूर नहीं था जब वो अपने अपनों के करीब होगी, जैसे रोहान था। वो सो रहा था जब इसे बाहर हॉस्टल के लड़कों की आवाज सुनाई दी। वो बहुत सारे लड़के एक जगह जमा थे। इसने रूम की छोटी सी ग्रिल से नीचे की तरफ देखा तो वो सब एक न्यू बाइक के सामने जमा थे। वो देखने में ही बहुत महंगी लग रही थी। साथ ही इसने रहील को खड़े देखा तो समझ लिया कि इसने न्यू बाइक खरीद ली है। वो अंदर जाने ही वाला था जब इसे प्यून ने नीचे आने का इशारा किया। इसे गुस्सा तो बहुत आया, मतलब कि अब ये 2 कौड़ी का इंसान रहील इसके सामने इसका मजाक बनाकर यकीनन इसे रहील की नई बाइक दिखाने वाला था, जिसके लिए वो तमाम लड़के बराबरी नहीं कर सकते थे। वो इसे खा जाने वाली नजरों से देखता नीचे आ गया था। बोलो क्या बकवास करनी है, क्यों बुलाया है मुझे? वो पियून पर चढ़ दौड़ा जब पियून ने घबराते हुए चाबी इसके हाथ में थमा दी थी। कोई आलम सुल्तान शाह का बंदा दे गया है आपके लिए। इसने यूं ही घबराकर पूरी बात इसे बताई तो तैयब चिल्ला उठा, क्या ये 2 करोड़ की बाइक तुम्हारी है? तैयब ने हैरानगी से इसे बाइक की मालियत भी बताई। इतनी महंगी बाइक खरीद ली मेरे भाई ने। ऐसी बाइक के तुम लोग सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हो। रिजवान ने एक नजर रहील की तरफ देखते हुए तंजिया अंदाज में कहा, यार मुझे नहीं यकीन हो रहा ये बाइक तुम्हारी है। मैं इसे टच करके यकीन कर लेता हूँ। वैसे भी मुझे तो यही पता है कि 45 लाख की बाइक सबसे महंगी होती है, लेकिन तूने तो 2 करोड़ की बाइक खरीद कर किसी को इसकी औकात याद दिला दी। उमर भी रहील की टांग खींचता हंसते हुए बोला, जिस पर इन सबका कहका बुलंद हुआ, जबकि रहील गुस्से से सुरक्षा चेहरा करता हुआ वहां से जा चुका था। चल तेरी न्यू बाइक पर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। तैयब रहील को जाते हुए देखकर कहने लगा, नहीं खबरदार, कोई टच भी नहीं करना। इस पर सबसे पहले मेरी जान दानी बैठेगी, बाकी सबकी बारी बाद में आएगी। वो अपनी जेब से मोबाइल निकालते हुए दानी को फोन करने लगे, जिस पर सबका मूड बन गया था। रोहान, लेकिन वो तुझे बेवकूफ बना रही है। हमेशा की तरह उमर ने मुखलिस दोस्त की तरह इसे समझाना चाहा था। उमर, खुदा के लिए बकवास ना किया कर। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं जल्दी शादी के लिए भी प्रपोज करने वाला हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सब अपना दिमाग दुरुस्त कर लो, क्योंकि अब मैं दानी के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो गुस्से से कहता दानी को फोन करता अपना नया बाइक लिए वहां से निकल चुका था। आलम के साथ थोड़ी देर पहले ही वो डिनर करके आया था। आलम ने तो बाइक का कोई जिक्र भी नहीं किया था, इसलिए तो वो हॉस्टल आते ही सो गया था। और रात के 11 बजे एक हाई स्टैंडर्ड बाइक, इसकी कीमत रहील के बाइक के 4 गुना ज्यादा थी, इसको मिल चुकी थी। क्या है रोनी, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? मैं सो रही हूँ, दानी की नींद में डूबी हुई आवाज आई। सोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हॉस्टल आ रहा हूँ। मैंने न्यू बाइक ली है, तुम्हें दिखानी है और तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। जल्दी से नीचे आ जाओ, पहुंचने ही वाला हूँ बस। इतना कहकर मुस्कुराते हुए फोन बंद कर चुका था। वो इसे अपना न्यू बाइक दिखाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इस वक्त इसने शाह हवेली में फोन करने की गलती नहीं की थी, क्योंकि वो जानता था कि रात 10 बजे के बाद वहां कोई भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता। यह हवेली का असूल था, जो इन लोगों को इनकी नकली दुनिया से निकालकर असल दुनिया में लेकर आता था। इसीलिए आलम को अब सुबह थैंक यू बोलने वाला था। वाह रोहान, इतनी महंगी बाइक कैसे खरीद ली तुमने? तुम्हारे बाबा ने तुम्हें इतने पैसे दे दिए? बाबा ने नहीं, अदा ने, मेरे बड़े भाई, उन्होंने ली है मेरे लिए ये बाइक, मेरा बर्थडे गिफ्ट। इसने मुस्कुराते हुए फखर से बताया। वो इसे अपने साथ एक वीरान जगह पर ले आया था, जिस पर दानी बिना कोई एतराज किए यहाँ तक आ गई थी। वाह, तुम्हारे अदा तो बहुत अमीर है, शादीशुदा है या अभी तक कवारे घूम रहे हैं? इसका अंदाज मालूमात लेने वाला था, जिसे रोहान इसकी मोहब्बत में महसूस न कर पाया। हाँ, कवारे हैं, इन्हें अपने मेयार के मुताबिक कोई मिली ही नहीं। कोई बात नहीं, अब मिले जाएगी। वैसे भी मैं तुम्हें बताना भूल गई, रहील ने मुझे आज दोपहर में
प्रपोज किया था, लेकिन डोंट वरी मैंने इनकार कर दिया है। वो मुझे एक डायमंड रिंग दे रहा था और इसने साथ में ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी के किसी भी लड़के की इतनी औकात नहीं कि इस जैसी रिंग खरीद सके। लेकिन तुम्हारी न्यू बाइक देखने के बाद मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम इस रहील की गलतफहमी को जल्द ही दूर कर दोगे। तानी ने मुस्कुराते हुए इसकी गर्दन में बाहें डाली और साथ ही इसके गाल पर अपने लब रखते हुए कहा था, जिस पर रोहान के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। लेकिन इसकी बात ने इसे अंदर तक परेशान भी कर दिया था। इसे आलम से अपने लिए बाइक मांगते हुए अजीब नहीं लगा था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए डायमंड रिंग भला वो कैसे मांग सकता था। लेकिन आलम तो हमेशा से कहता था कि इसकी हर चीज पर इसका हक है। वो जो कुछ इसे देता था कोई एहसान नहीं, बल्कि ये सब इसकी अपनी चीजें हैं। इसलिए इसने एक नजर रानी के चेहरे को देखा और हाँ में सर हिला दिया। वो आलम से एक रिंग तो मांग ही सकता था, यकीनन इसके बाप ने इसे कुछ नहीं देना था। इसका सहारा सिर्फ आलम ही था। इसकी मुस्कुराने पर दानी ने बेबाक अंदाज में इसके लबों पर अपने लब रखे। रोहान को इसे इस हद तक बेबाकी की उम्मीद हरगिज नहीं थी। आई लव यू रोहान, मैं तुम्हारी बर्थडे पर अपने लिए इस तोहफे का इंतजार करूंगी। वो कहते हुए रोहान की बाहों में झूल चुकी थी, जबकि रोहान इसके हसीन सिरापे में गुम एक बार फिर से इसके लबों पर झुका था। वो एक मीटिंग में मसरूफ था जब इसे इसका फोन आया। यूनिवर्सिटी में रोहान का लड़कों के साथ झगड़ा हो गया है और इसके बाप को फोन करने के बजाय इन लोगों ने आलम को फोन किया था, क्योंकि रोहान ने वहां दिया ही आलम का नंबर था। वो परेशानी से अपना सारा काम काज छोड़कर सीधा यूनिवर्सिटी पहुंचा था। यूनिवर्सिटी सब लोग जा चुके थे, बस बीच बीच में कुछ स्टूडेंट ही रहते थे जो शायद अपनी गाड़ियों का वेट कर रहे थे। वो भी गाड़ी पार करने के लिए जगह तलाश ही कर रहा था जब अचानक ग्रीन लिबास में एक लड़की इसकी गाड़ी से गलती से टकरा गई थी। अपनी परेशानी में वो फिलहाल कुछ देख नहीं पा रहा था, इसलिए फौरन गाड़ी से निकलकर इस लड़की को देखने लगा जो इसकी गाड़ी के सामने पड़ी थी। आप ठीक हैं? आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं कुछ टेंशन की वजह से आपको देख नहीं सका। वो फौरन माजरत करते हुए लड़की के पास आया, जिसने बस एक निगाह उठाकर इसे देखा था और फिर जैसे आलम शाह की जिंदगी का वो लम्हा कुदरत ने महफूज कर लिया था। कांसी आंखें, लंबे बाल, बेहद खूबसूरती से कुदरती तराशे हुए लब और ऊपर के होंठ के बिल्कुल साथ काला तिल, छोटी सी नाक, वो खूबसूरती का जीता जागता शाकार थी। चेहरे पर भला की मासूमियत थी। एक ही पल में वो सामने वाले को बेकरार कर गई। इसे अपने बाएं जानब जिस्म का हिस्सा तेजी से हिलता हुआ महसूस हुआ। दक दक की आवाज अपने कानों में सुनाई देने लगी। इसने आज तक अपने बाएं जानब किसी किस्म की कोई हलचल महसूस नहीं की थी, लेकिन सामने खड़ी इस लड़की ने इसे तो पूरा हिलाकर रख दिया था। वो फौरन अपनी निगाहें चुरा गया। इतने जोर का मारकर सॉरी बोल रहे हैं आप? पता नहीं आपकी ये बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों दी जाती हैं? गाड़ी चलाने नहीं आती? आपको पहले इंस्टीट्यूट में जाकर सीखें फिर चलाएं। मैं तो बच गई, जरूरी नहीं कि हर किसी की किस्मत ऐसी हो। वो अपना बाजू से हिलाती उठ खड़ी हुई थी। मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ। आज इसने खुद अपने लहजे में नरमी महसूस की थी, वरना ऑफिस से उठते हुए वो काफी गुस्से में था, क्योंकि जो मीटिंग वो छोड़कर आया था वो इसे काफी नुकसान दे चुकी थी। आपके लिए सॉरी बोलने से मेरा खून बंद हो जाएगा? इसने अपना बाजू सामने करते हुए कहा। इसका जख्म देखकर आलम का दिल एक बार फिर से दरका था। अरे आपको तो बहुत गहरी चोट लगी, आइए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। इसकी तकलीफ का सोचकर वो फौरन बोला था, बहुत शुक्रिया अंकल जी, मैं खुद चली जाऊंगी डॉक्टर के पास, आप बस गाड़ी चलाना सीख लें। वो सख्ती से कहती दरवाजे की तरफ बढ़ी, जहाँ एक लड़की इसका इंतजार में खड़ी थी। जल्दी कर दानी, हम लेट हो रहे हैं। आज तो अब्बा ने मेरी जान निकाल देनी है, कल से हम एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे। वो लड़की परेशानी से बुलाते हुए कह रही थी। आलम ने बस इसका नाम सुना था, ये नाम इसके लिए अनजान नहीं था, लेकिन जरूरी तो नहीं कि इस दुनिया में बस एक ही दानी हो, और वो जानता था कि रोहान की पसंद इतनी सीधी सादी हरगिज नहीं हो सकती। इसे तो बस आलम सुल्तान शाह के लिए बनाया गया था। इसकी निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया। गहरी काली आंखें, अनाबी लबों पर घनी सियाह मूछें। वो जब कहीं से गुजरता था लोग अपने आप ही इसकी पर्सनैलिटी देखकर इसका रास्ता छोड़ देते थे। वो किसी किस्म की अल्फाज का मोहताज नहीं था, वो वजाहत और खूबसूरती का जीता जागता सबूत था। इसकी खूबसूरती को बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते थे। वो किसी भी लड़की का होप हो सकता था, लेकिन खुद को किसी का होप बनाना इसे पसंद नहीं था। वो अपनी तबीयत में एक खिंचाव रखता था, जिसकी वजह से कोई भी जल्दी से फ्री नहीं हो सकता था। ये तो रोहान था जो इसके लिए खास था, जिसने आज अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से किसी के लड़के पर कांच की बोतल मार दी थी, और इसकी शिकायत इसके वालिदैन ने यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से लगाई थी, जिसके नतीजे में आलम को यहाँ पर आना पड़ा था। लेकिन वो कहाँ जानता था कि यहाँ आते ही इसे अपने दिल की दुनिया बदलती हुई महसूस होने लगेगी। अरे आपको समझ नहीं आ रहा क्या? आपके भाई ने मेरे बेटे के सर पर बोतल मारी है, इसकी हालत देखें। वो तो अल्लाह पाक का करम है कि इसकी जान बच गई, वरना ना जाने आज क्या हो जाता। आपके भाई की वजह से आज मैं अपने बेटे के से हाथ धो बैठता। हाल देखे मेरी मासूम बच्चे का, कैसे सालमों की तरह इसका नक्शा बिगाड़ दिया। तरस ना आया आपके सालम भाई को मेरे बच्चे पर। वो सब दुहाइयां देते हुए अपने बेटे का रोना रो रहे थे, जो काफी बुरी हालत में इसके सामने ही बैठा हुआ था। तो आपका बेटा ना फजूल में बात करता, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की? कोई इसके पास जाए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इसने इसे तंग किया। मैं इसकी जान निकाले में एक सेकंड न लगाऊंगा। अगर इसने दोबारा ये हरकत की, शुक्र करके ये जिंदा बच गया है। रोहान का गुस्सा भी अभी कम नहीं हुआ था, जबकि आलम मुस्कुराते हुए इसका ये अंदाज देख रहा था। आखिर इसकी रगों में भी इसके खानदान का खून बहता था। जोश ना मारे ऐसा मुमकिन ही नहीं था। देख रहे हैं आप इसे किस तरह से बात कर रहा है, इसे जरा भी एहसास नहीं इसे मेरे बेटे के साथ क्या किया है। वो सब अब तक दुआइयां दे रहे थे।
दुहाइयां दे रहे थे जब आलम उठकर खड़ा हुआ और एक चेक साइन करते हुए इनके मुंह पर दे मारा, ये लो पैसे और इस केस को यहीं पर खत्म कर दो। मैं अपने भाई की लाइफ में किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं चाहता। और हाँ, ये आलम सुल्तान शाह का भाई है। अगर अपनी मर्जी से अपनी पसंद से जिंदगी नहीं गुजारेगा तो फिर कैसे गुजारेगा? और बेटा जिंदा है आपका लगाम डाले, वरना हर बार बच जाइए जरूरी नहीं। और तुम कोई कोशिश करना कि तुम मेरे भाई के रास्ते में ना आओ, वरना अगली बार तुमसे आलम सुल्तान शाह खुद मुलाकात करेगा। इसके मुंह पर चेक मारते हुए वो इस जख्मी लड़के को देखकर बोला था, जिसकी आंखें चेक देखते ही रोशन हो गई थी। और ऐसा ही कुछ हाल इसके बाप का भी था। अभी कल ही तो इसने अपने बाप को बताया था कि रोहान बहुत अमीर खानदान से तल्लक रखता है, जिसका इसे कल ही अंदाजा हुआ था, जबकि इसके पास 2 करोड़ की बाइक देखी थी। बस इसके बाद इसने सारी बातें अपने बाप को बताई और फिर वो इनका गुस्सा दिलाकर खुद पर हमला करवा दिया, जिसके नतीजे में 10 लाख का चेक वो हासिल कर चुके थे। रोहान खुद भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा परेशान था। इसका भाई इसे छोटी सी प्रॉब्लम से बचाने के लिए 10 लाख की अमाउंट दे गया था। इसने कभी सोचा भी नहीं था। सच था, इसका बाप तो इस पर एक फुटी कोड़ी भी न लगाता। इन लोगों को फादर करके वो दोनों बाहर आ गए थे। इसे लगा था आलम इसे डांटेगा। वो जब भी खुद को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाता था तो आलम इसे बहुत ज्यादा डांटता था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। बाहर निकलते ही आलम ने इसे लंच करने की ऑफर कर डाली थी। हाँ अदा, कहीं पर चलते हैं, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है। वो इसके साथ बाहर निकलते हुए बोला, तो ठीक है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को इनवाइट करो, हम साथ में लंच करते हैं। इसका इरादा असल में दानी से मिलने का था और दानी से मिलकर जानना चाहता था कि आखिर किस तरह की लड़की है वो, इसके साथ किस हद तक इसके रिलेशनशिप में सीरियस है। अदा वो तो घर जा चुकी है। आज दरअसल इसकी इसकी कोई फैमिली मेंबर लंदन से आने वाली थी, जिसे मिलने के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। जब पापा आई तो वो गई थी। अब इसे यूं वापस बुलाना अजीब लगेगा ना, क्योंकि वो हॉस्टल में रहती है और आज पूरे 1 महीने के बाद घर वापस गई है। रोहान ने इसे तफसील से बताया तो एक बार फिर से आलम की नजरों के सामने वो प्यारा सा चेहरा घूम गया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिल लेंगे। आओ पहले लंच करते हैं। आलम रोहान की पसंद को अच्छे से समझता था। इसे कौन सी चीज अट्रैक्ट करती थी, कौन सी चीज अच्छी लगती थी, वो हर चीज से वाकिफ हो गया था। ऐसे में इस लड़की को रोहान की पसंद गुमान करना सिर्फ एक बेवकूफी थी। रोमान बहुत अलग नेचर का बंदा था। इसे सादगी या सादा चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और इसे यकीन था कि वो लड़की जो इससे बाहर मिली थी रोहान की पसंद हरगिज नहीं हो सकती थी। जबकि रोहान के दिमाग में इस वक्त दानी की बातें चल रही थी। रहील ने इसे के लिए डायमंड रिंग खरीदी और इसका बाप इसकी गर्लफ्रेंड के लिए कभी कुछ भी ऐसी चीज खरीद कर दे सकता है, इसे तो लगा भी नहीं था। लेकिन आलम का मूड बहुत अच्छा था, वो फरमाइश कर सकता था। बरेरा बेगम घर वापस आ गई हैं। मुलाजमा सामान अंदर रखते हुए दूसरी मुलाजमा को बताने लगी। हादी ने यह बात सुनते ही बाहर की जानिब दौड़ लगा दी थी, जहां अपनी माँ से पहले से जियार का चेहरा नजर आ गया था। बाबा मामा घर वापस आ गई। वो बहुत खुशी से अपने बाबा को बता रहा था। जियार जानने के बावजूद भी बेटे के सामने अनजान बनकर मुस्कुरा दिया, जबकि वो बरेरा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते ही इन्हीं की जानिब आ रही थी। हादी बहुत खुशी से अपनी माँ से मिल रहा था। वो खुद भी इसे अपने सीने से लगाए अपनी ममता की रियाज बुझा रही थी। इसकी सहेली की शादी थी, जिसकी वजह से इसे लंदन जाना पड़ गया था। वो हादी को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन हादी जियार के बगैर रह नहीं सकता था और जियार को यह फजूलियात हरगिज पसंद नहीं थी। तो मैं 1 हफ्ते के लिए गई थी और 10 दिन के बाद वापस आई हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे पीछे हादी ने तुम्हें कितना मिस किया। एक बात अच्छी तरह से जान लो बरेरा बेगम, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी गैर जिम्मेदारी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो कुर्सी से उठते हुए बेहद सर्द अंदाज में बोला था। मैं आने वाली थी, लेकिन फ्लाइट का कुछ मसला हो गया, जिसकी वजह से मैं वापस नहीं आ सकी। मैंने खुद भी हादी को बहुत ज्यादा मिस किया है और ये बात आप भी जानते हैं। मैं हरगिज गैर जिम्मेदार नहीं हूँ, बस मजबूरी थी जिसकी वजह से वापस जल्दी ना आ सकी। लेकिन फिर भी मैं आपसे मददफा हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज अपना मूड दुरुस्त करें, इतने दिनों के बाद आई हूँ। वो इसके सीने पर हाथ रखकर बेहद करीब आकर बोली थी, जबकि हादी के सामने इसका ये अंदाजे से बहुत नागवार गुजरा था। इसने एक ही झटके में इसका हाथ अपने सीने से झटक दिया। बेहद तौहीन आमेज लहमा था। वो भीगी आंखों से इसे देखने लगी। वो एक बेहद बेदर्द इंसान था। इसके एहसास इसके लिए कभी कोई अहमियत नहीं रखते थे। इसके जज्बात का वो सिरे से ही नजरअंदाज कर देता था। प्रेरा अभी तक इसे यूं ही देख रही थी। जब बाहर से आते चाचू ने इन्हें देखा, वो गुस्से में लग रहे थे। यकीनन जियार का अंदाज इनसे छुपा हुआ नहीं था। जियार बेटा, क्या हरकत थी? तुम्हारी बीवी 10 दिन के बाद तुमसे मिल रही है, तुम इसके साथ ये सलूक कर रहे हो। वो खानदान का सबसे बड़ा और समझदार बेटा था। वो इससे इस तरह की उम्मीद हरगिज नहीं रखते थे। पता नहीं सफदर चाचू भी क्या कहना चाहते थे जब बरेरा अपना दुपट्टा अपने लबों पर रखते अपने आंसू सब न करती वहां से भाग गई थी। अपनी माँ को उदास देकर हादी भी इसके पीछे भाग गया था। आई एम सॉरी सफदर चाचू, लेकिन इस तरह मुलाजमों के बीच में ये हरकत मुझे हरगिज पसंद नहीं आई। 7 साल से ये मेरे साथ है, अभी तक इस लड़की को मेरी नेचर समझ में नहीं आई। कभी कभी हद से बढ़ जाती है ये। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बहुत नरम लहजे में बोला था। मैं जानता हूँ यार, लेकिन यहाँ कोई मुलाजिम नहीं था। वो बेवकूफ नहीं है, बहुत समझदार बच्ची है। जिस तरह से इसने घर बार सब कुछ संभाला है, मैं बहुत मुतासर हो गया हूँ इससे। जितनी अलबेली और गैर जिम्मेदारी थी, हादी के आने के बाद इतनी ही समझदार और अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभा रही है। इसके साथ ज्यादा सख्ती मत किया करो, वो इसे समझा रहे थे। जब जिया ने सर झुकाकर हाँ में सर हिला दिया और ये सच था कि वो बहुत समझदार थी। शादी की पहली रात ही जिया ने साफ अल्फाज में कह दिया था कि कमरे के अंदर हमारा रिश्ता जैसा भी हो, कमरे के बाहर वो
कामयाब शादीशुदा जिंदगी गुजारेंगे। और इसकी बात को वो अच्छे तरीके से समझ गई थी। इन 7 सालों में बरेरा ने इसे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था, लेकिन फिर भी कुछ तल्ख बातें और तल्ख हकीकत आज भी इनकी जिंदगी में काला साया बनी हुई थी, जिन्हें वो कभी नहीं भुला सकता था। बरेरा को कबूल करना इसके बस में नहीं था। इसे इसके वजूद से नफरत थी, इसका होना इसे तकलीफ देता था। वो और 24 घंटे इसके साथ रहती थी, इसके कमरे में, इसके बिस्तर पर, हर चीज पर इसका हक था। वो जानता था वो इससे मोहब्बत करती है, बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन जियाद शाह के दिल में इसके लिए कोई जज्बात नहीं थे। बस वो तो इस रिश्ते को एक सजा के तौर पर निभा रहा था, जो इसकी मजबूरी थी। बरेरा को जो कि इसकी मजबूरी थी। बरेरा तो अपने आप को इसकी पसंद में ढाल चुकी थी। 7 साल में इसने खुद को मुकम्मल तौर पर इसके रंग में रंग लिया था। वो आजाद माहौल में पली बड़ी एक आजाद ख्याल लड़की थी। वो तो शादी जैसे बंधन पर यकीन तक नहीं रखती थी, लेकिन जब इसके साथ इसका निकाह हुआ वो सिरे से ही बदल चुकी थी। वह सर से पांव तक सिर्फ इसकी बन चुकी थी, लेकिन जियाद को इसके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ और सिर्फ हादी की माँ थी। जियाद इसे छोड़ नहीं सकता था, इसलिए अपनी और इसकी जिंदगी अजाब बना डाली थी। इसके पीछे 2 वजह थी, एक हादी और एक वो वादा जो इसने अपने मरते हुए चाचा से किया था। लेकिन ये भी तो इसने खुद ही कहा था, जब बरेरा इसे खुद तलाक मांगेगी तो इस दिन वो इसे आजाद कर देगा। इसे बरेरा को तलाक देने में कोई खर्च नहीं। अगर बरेरा खुद इससे जुड़ा हुआ रिश्ता खत्म करेगी तो इसे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन बरेरा, जो इसके इश्क में सर से पांव तक डूबी हुई थी, जिसे इसके पैर की हाँक तक कबूल थी, वो भला कैसे इसे छोड़ने का सोच सकती थी। इसका गुस्सा, इसकी नफरत, वो हर चीज को कबूल कर चुकी थी। इसके लिए बस इतना ही काफी था कि जियाद शाह इसका है, इसका शोहर है। 7 साल पहले इसी उम्मीद से तो इसकी शादी की थी, आज ना सही, लेकिन जिंदगी में कभी ना कभी वो इसे अपनाएगा, कभी तो इसे कबूल करेगा। इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगा। और साल से ये इंतजार ही था, और वो आज भी इसी इंतजार में थी। या अल्लाह, मैं इतनी सुंदर क्यों हूँ? वो आईने के सामने खड़ी फोन में सेल्फी बनाते हुए बोली, जिस पर स्नेहा की हंसी निकल गई थी। क्योंकि तुम मेरी बहन हो, मेरी दोस्त हो, मेरी जान हो। वो इसके पीछे आते हुए इसके गिद्ध बाहों के हसार बनाते हुए बोलते, तो लाली ने इसे घूरा था। वो तो मैं हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तुम्हें मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? इसे स्नेहा की मोहब्बत बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे सर में बहुत दर्द महसूस हो रहा है। इसने अपने सर की तरफ इशारा किया तो अगले ही लंबे ड्रेसिंग टेबल से इसका रजिस्टर उठाकर इसके सर पर मार चुकी थी। अब राहत मिली या एक और मारो, वो रजिस्टर सामने करते हुए बोली, क्योंकि वो जान चुकी थी कि स्नेहा की सारी मोहब्बत चाय के एक कप के लिए थी। बस ये बात इसके खानदान में मशहूर थी कि लाली बहुत अच्छी चाय बनाती है, जो इसने स्नेहा की सालगिरह वाले दिन अच्छे मूड में बना डाली थी, और अब इस गलती पर पछता रही थी। लाली, जब मैं चली जाऊंगी तो मेरे हाथ की चाय को बहुत मिस करोगी। वो इमोशनल होते हुए इसे खींचकर अपने सीने से लगा चुकी थी। लाली, जब मैं चली जाऊंगी तो मैं तुम्हारे हाथ की चाय को बहुत मिस करूंगी। वो इमोशनल होते हुए इसे खींचकर अपने सीने से लगा चुकी थी। तुम बहुत मतलबी हो सैनी। मैं जानती हूँ तुम वहां पर मुझे नहीं, मेरी चाय को मिस करोगी। इसके इमोशनल होने पर लाली भी इमोशनल हो गई थी। स्नेहा को अपना काम बनता नजर आया। तुम्हें पता है लाली, मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से मोहब्बत है? चाय से। स्नेहा के जवाब पर लाली ने फौरन मुंह बनाकर जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा तुमने। वो क्या कहते हैं, गर्ज किया है, तुम फूल लाओ कलियां लाओ महल बना दो। तुम फूल ला दो, कलियां ला दो, महल बनवा दो, लेकिन मोहब्बत हम फिर भी चाय से ही करेंगे। वो शायराना अंदाज में कहती आखिर में लाली को देखने लगी। लेकिन तुम तो जानती हो मुझे चाय से इतनी मोहब्बत क्यों है। नहीं, तुम नहीं जानती। इससे पहले कि लाली जवाब देती, इसका चेहरा थाम कर दरमाई अंदाज में बोली थी, मैं तुम्हें बताती हूँ लाली, मुझे चाय इतनी पसंद क्यों है, क्योंकि ये चाय मुझे तुम बनाकर देती हो, अपने प्यारे प्यारे मेहंदी अंगूठी और ब्रेसलेट वाले हाथों के साथ। इन कवारी नाजुक और खूबसूरत हाथ की चाय। वल्ला, जब तुम मेरी जीजू को पहली बार इन हाथों से चाय बनाकर पिलाओगी तो वो तुम्हारे इश्क में फ्लैट होकर तुम्हें चाय के परिस्तान में लेकर जाएंगे। चाय का परिस्तान? वो हैरान हुई, लेकिन स्नेहा ने इसके लबों पर हाथ रखकर अपनी बात जारी रखी थी। एक बड़े से कप में 2 कुर्सियां लगी होंगी, बीच में छोटी सी मेज होगी जिस पर छोटे छोटे 2 कप चाय, मेरा मतलब है 1 कप चाय और एक डेयरी मिल्क चॉकलेट होगी। लाली चाय नहीं पीती थी बकौल लाली, वो काली हो सकती थी। दुनिया की सबसे अलग डेट लाली की डेट थी। लाली की डेट है तो अलग तो होगी ही ना, क्योंकि तुम जैसा नमूना, मेरा मतलब है तुम जैसा नकीना दुनिया में वाहिद है। अपनी बात मुकम्मल करते हुए लाली को देखने लगी, जो अपनी थोड़ी के नीचे हाथ रखे खुद भी शायद अपनी इसी चाय वाली डेट के बारे में सोच रही थी। अरे तुम खामोश क्यों हो गई, बताओ ना फिर क्या होगा। ऐसी डेट तुमने कभी नावलों में भी नहीं पढ़ी और ना ही किसी रोमांटिक फिल्म में देखी है। मेरी डेट भी दुनिया की सबसे अलग डेट होगी। इसे सच में स्नेहा की ख्याल करता डेट बहुत ज्यादा पसंद आई थी। अरे डेट ऐसे ही नहीं हो जाती, बहुत कुछ सोचना पड़ता है इसमें और बहुत सारी रोमांटिक चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। लेकिन फिलहाल में सर में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं सोच नहीं पा रही। तुम ऐसा करो, मेरे लिए कप चाय बना दो, तब तक मैं सोचती हूँ। वो फौरन अपने मतलब पर आई, जिस पर लाली ने इसे सख्त निगाहों से घूरा, फिर मुस्कुराई। अच्छा, मैं अभी लाती हूँ अपनी प्यारी सी सहेली के लिए चाय का कप। तुम डेट फाइनल करो। ये कहानी तो सारे नावलों से ज्यादा मजे की है। इसे काम पर लगाती वो इसके लिए चाय बनाने जा चुकी थी। अभी वो पहली सीढ़ी पर थी जब इसे दूर से मुच्छर आता हुआ नजर आया था। वहीं पर रुक जाए शेर भाई, पहले मुझे नीचे आने दें। आप फिर से कमर तुड़वाने का इरादा नहीं है मेरा। वो इसे पहली सीढ़ी पर ही रोकते हुए बुलंद आवाज में बोली थी। इसकी बात इसे भी शायद पसंद आई थी। वो हाँ में सर हिलाता इसे नीचे आने का इंतजार करने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती नीचे आ गई थी। इसने एक नजर सर से पैर तक इसकी जानब देखा था। कॉटन के
कॉटन की खूबसूरत सुरख फ्राक में जोर की तरह बेहद प्यारी लग रही थी। बाल खुले पुष्ट पर पड़े हुए थे, लबों पर हल्की सी लाली लगी थी, आंखों में गहरा काजल और दोनों नाजुक हाथ मेहंदी और चूड़ियों से सजे हुए थे। वो अपना आप संवार कर रखती थी क्योंकि वो जानती थी कि वो बेहद खूबसूरत है और अल्लाह की दी इस खूबसूरती की नकदरी हरगिज नहीं करती थी। वो अपनी फेवरेट थी, इसे अपना आप बेहद पसंद था, इसलिए तो हर वक्त सजी रहती। दुपट्टा सर पर लिया करो और बाल ना खोला करो, यूं घर मुलाजमों से भरा हुआ है। इसके करीब से गुजरते हुए वह सख्त लहजे में बोला था, कर नहीं, घर के बाहर की साइड मुलाजमों से भरी हुई है और अंदर सिर्फ फौजिया और बुशरा आपा ही होती हैं, और वो जब मुझे देखती है तो माशाल्लाह कहती है, नजर लगने की कोई चांस ही नहीं है। वो इसकी बात को अपने अंदाज में लेते हुए बोली थी, बेवकूफ लड़की नजर खूबसूरत लोगों को लगती है, बंदरी जैसी शक्ल वालों को नहीं। एक तो अल्लाह ने शक्ल ही ऐसी दी है, ऊपर से हर वक्त की लापा टोपी, और फिर मोहतरमा को यह डर है कि इन्हें नजर न लग जाए। वो बड़बड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन लाली की शान में तो तौहीन हो चुकी थी। यहाँ मौजूद हर इंसान की खूबसूरती की नसें उतारता था और ये शख्स इसे बांदरी कहकर चला गया था। इसकी बददुआओं का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका था। इसे जितनी बददुआएं आती थी इसने देना शुरू कर दी। वो इसके सामने ऐसी हरकत नहीं करती थी क्योंकि शेर का गुस्सा बहुत ज्यादा सख्त था, जिससे वो सहम जाती थी। इसके गुस्से का नजारा वो बहुत बार कर चुकी थी, इसे तो अक्सर ही डांट पड़ जाती थी, इसलिए वो अपने दिल की तमाम तमन्नाएं दिल में बददुआओं की सूरत पूरी कर लिया करती थी। लेकिन आज इसे सच में सदमा लगा था। वो शीशे नुमा मेज में अपना चेहरा देखने लगी, जो रोज की बाद निस्बत बेहद खूबसूरत लग रहा था। इसने मुकम्मल तौर पर अपना जायजा लिया। जहां नजर करती कोई ना कोई शीशा नजर आ ही जाता जो इसकी खूबसूरती के कसीदे पर था। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वो खूबसूरत थी और ये बात वो खुद भी जानती थी कि ऐसे किसी मुशर के कहने से वो बांदरी नहीं बन सकती। वो खुद को तसल्ली देती, अपने बाल पीछे करती, दुपट्टा सर पर लेने लगी क्योंकि भाई से मुलाजमों की आवाज आ रही थी। घर के अंदर हर तरह की आजादी के बावजूद भी वो अपनी हदूद को अच्छे से पहचानती थी। स्नेहा, बरेरा, आपी और वो मुलाजमों के सामने कभी नहीं आती थी और ना ही इसके घर के मर्दों को ये बात पसंद थी। इसलिए मुलाजमों को घर के बाहर तक महदूद करके रखा गया था। इनका अंदर आना बहुत कम हुआ करता। मैं एक बार इससे मिलना चाहता हूँ रोहान, फिर तुम बेशक इसे प्रपोज कर लेना। मैं तुम्हें खुद इसके लिए रिंग खरीद कर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं इसे मुलाकात करना चाहता हूँ। आलम ने इसे समझाना चाहा था, भाई मेरी सालगिरह पर आप मिलेंगे इससे, मैं इसी दिन इसे प्रपोज कर लूंगा। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें, यह बहुत जरूरी है। रोहान इस अंदाज में बोला कि आलम ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया था। वो सिर्फ अपने भाई की हर ख्वाहिश को पूरी करना चाहता था, लेकिन इसके प्रपोज करने से पहले वो जानना चाहता था कि ये रानी किस तरह की लड़की है। लेकिन इसकी जिद के सामने वो इसकी बात मानने को तैयार हो चुका था, जिस पर रोहान बेहद खुश था। अब रोहिल इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वो अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए अपने बनाने जा रहा था। वो लोग थोड़ी ही देर में उठकर वहां से जा चुके थे, जबकि होटल के मैनेजर ने रोहान सफदर शाह को आलम शाह के साथ देकर सियार शाह को बाहबर कर दिया था, जिसके बाद बड़ी हवेली में यह खबर तेजी से फैल चुकी थी। ज़ियार बहुत बार आलम को रोहान से मिलने से मना कर चुका था, लेकिन आलम बाज ना आया। अब यकीनन इसे अपने तरीके से ये बात समझानी थी कि रोहान का शाह हवेली से कोई तलक नहीं है। आज पूरे एक हफ्ते के बाद वो गांव वापस आ गया था। तुराब के घर ना होने की वजह से ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां आजकल इसी के ऊपर थी। तुराब एक हफ्ते से अपना कोई जरूरी काम निपटाने इस्लामाबाद गया हुआ था। ऐसे में आलम ने इसके सारे काम भी खुद ही संभाल कर रखे हुए थे, जिसकी वजह से शाह हवेली आना इसके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। एक हफ्ते के बाद इसने हवेली का रुख किया था। गाड़ी कच्ची पक्की सड़कों से होती हुई गांव के हदूद में शामिल हो चुकी थी, जब अचानक इसके जीप के टायर चिरचिराए थे। इसने बेहद गुस्से से सामने से आती गाड़ी को देखा, जिसमें बैठा ज़ियार शाह इसके गुस्से को दुगना कर चुका था। इसने हॉर्न पर हाथ रखे हुए मसलसल दबाना शुरू कर दिया ताकि इसे बता सके कि अब इसकी शक्ल देखने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं रखता। लेकिन सामने भी ज़ियार शाह मौजूद था, जिसे इसके इरादों से कोई लेना देना नहीं था। ना वो गाड़ी पीछे हटाने को तैयार था और ना ही इसका रास्ता छोड़ने को। लेकिन इस मामले में आलम भी अपनी जिद का पक्का था। वो भी इसका रास्ता छोड़ने को तैयार ना था। ये जिद तो बरसों से इनकी तबीयत का हिस्सा थी। वो छोटी छोटी बात को लेकर मुकाबले पर उतर आते थे। जैसे अब वो दोनों मुकाबले पर उतरे हुए एक दूसरे का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो दोस्ती निभाने वाले और दुश्मनियों में हाथ पार कर जाने वालों में से थे। गांव की मिट्टी की सड़क पर यकीनन एक और जंग छिड़ने वाली थी। वो दोनों सुरख आंखों में सर मैली नफरत से एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि यहाँ किसी एक का पीछे हटना दूसरे की हार थी और हार इनके खानदानों की रवायत में शामिल न थी। देखते देखते गांव के काफी सारे लोग वहां पर जमा होने लगे। गांव के किसी भी इंसान में इतनी हिम्मत न थी कि वो आलम से ये कहता कि वो रास्ता छोड़ दे, और न ही ज़ियार शाह के बिगड़े तेवर से मुकाबला करने की किसी में हिम्मत थी। इससे पहले कि गाँव में एक और जंग छिड़ जाती, एक और दुश्मनी जन्म लेती, एक आदमी भागता हुआ शाजी शाजी करता इनकी जानिब आया था। क्या है बख्शू चाचा, क्यों चिल्ला रहे हो? आलम ने गुस्से से पूछा, और यही सवाल ज़ियाद भी करना चाहता था। शाहजी गाँव के बड़े दरख्त पर फैसल की बेटी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। लाश गाँव के बीचों बीच लटक रही है। मेहरबानी करके जल्दी चले, वहाँ फैसल ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है। इससे पहले बेचारा अपने ही जान ले बैठे इसकी बेटी को इंसाफ दिलाए। मैं बड़ी हवेली और शाह हवेली गया था, लेकिन बड़े शाह वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इसलिए आप दोनों को इधर देकर यहीं भागा आया। वो तफसील से बता रहा था, जबकि ज़ियार और आलम दोनों परेशान हो चुके थे। वो एक वफादार साथी था जो मुश्किल आने पर जान भी लुटाने को तैयार रहता था। इसकी बेटी ने बिला खुदकुशी क्यों की थी, ये सवाल इन दोनों के जहन में था। वो अपनी गाड़ियां वहीं छोड़ते हुए गाँव के खेतों के रास्ते बड़े दरख्त की तरफ जा रहे थे। पुलिस के आने से पहले उन्होंने
पुलिस के आने से पहले उन्होंने किसी को भी लाश को छूने से मना कर दिया था और पुलिस के आने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया गया था। फैसल ने रो रो कर अपना बुरा हाल करके रखा हुआ था। सब्र करो चाचा, तुम्हारी बेटी जिसकी वजह से इन हालात में पहुंची है, इसे भी सुकून नहीं मिलेगा। इतनी आसानी से तो हम भी नहीं छोड़ेंगे इसे, ज़ियाद ने फैसल को समझाते हुए कहा था। लेकिन तुम्हारी बेटी को ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार एतबार में लेकर अपनी माँ को बता देना चाहिए था। मोहब्बत करना गुनाह नहीं चाहता, मोहब्बत करना गुनाह नहीं चाचा, लेकिन मोहब्बत में हद पार कर जाना गुनाह है। हमारे मजहब में जिंदगी के हर पहलू को बहुत रोशन तरीके से बयान किया गया है। मर्द को अपनी और औरत को अब इसकी हदूद बताई गई है। यूं छुप छुप कर घर से झूठ बोलकर किसी गैर महरम से मिलना, इसके साथ हर हद पार कर जाना, महज 1.5 महीने में वो इसके इतने करीब हो गया कि इसने अपना आप इसके हवाले कर दिया। वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। तुम खुद बताओ कि इसमें गलती सिर्फ इस लड़के की थी। जो कुछ भी हुआ इसमें गलती तुम्हारी बेटी की भी थी, इतनी ही थी जितनी इस लड़के की। आलम के पास झूठे अल्फाज नहीं थे जिनका सहारा लेकर वो इसके आंसू साफ करता। आज ये शख्स रो रहा था अपनी बेटी की लाश पर, लेकिन हकीकत तो ये थी कि जब इसकी बेटी गैर महरम से छुप कर मिलने लगी तो वो अपने बाप का फर्ज अदा करने के बजाय अपनी जिंदगी में मगन रहा। अगर वो अपने बाप होने का फर्ज अदा करता तो आज ऐसा नहीं होता। कौन सा बाप अपनी जवान बेटी से इस हद तक बेखबर रहता है कि इसे ये तक नहीं पता कि इसकी बेटी एक गैर शख्स से मिलती है। हालात इतने बिगड़ गए कि वो मां बनने वाली थी और इस लड़के ने इसे शादी से इनकार कर दिया था। इसके पास सिवाय खुदकुशी के और कोई रास्ता नहीं था। आज फैसल अपनी बेटी के लिए तरफ तरफ कर रो रहा था, लेकिन अगर वो अपनी बेटी की गैर हाजिरी और गैर दिमागी को नोट करता तो शायद आज इसकी बेटी जिंदा होती। दौरे जहालत अब भी बाकी था। बेटी उसे इनकी मर्जी पूछना, इनकी परेशानियों पर गौर करना आज भी इन लोगों के लिए गैर जरूरी था। इनके लिए अहम बात इतना था कि वो फैसला सुनाए और बेटी सर झुकाकर हाँ कर दे। आज भी कहीं खानदानों में शादी से पहले इनसे इनकी मर्जी तक नहीं पूछी जाती थी और फैसल भी ऐसे ही सोच रखता था। जब इसकी बेटी शादी के काबिल होगी वो अपनी मर्जी से किसी के साथ भी इसकी शादी कर देगा। इसीलिए वह इसे झूठे सहारे देने के बजाय हकीकत बता रहा था। वो इसे बता रहा था कि इसकी भी इतनी ही गलती है जितनी इसकी बेटी और इस लड़के की। लेकिन ज़ियार के ख्यालात आलम से अलग थे। इसकी सोच थी कि इस वक्त चाचा को सहारे की जरूरत है, ना कि तल्ख हकीकत की। लेकिन आलम इसमें इसका साथ नहीं दे सकता था। बच्ची को सुधारने या बिगाड़ने में सबसे पहला हाथ इसके अपने वालिदैन का होता है, क्योंकि एक लड़की को इसके माँ बाप से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। अगर वक्त रहते माँ बाप इसको सही गलत की पहचान बताते रहे तो हालात बिगड़ नहीं सकते। चाचा आप बेफिक्र हैं, जिसने हमारे गांव की बेटी के साथ ये सुन के खुश तो वो भी नहीं रह पाएगा। जेल की 4 दीवारी इसके इंतजार में है। अल्लाह आपको सब्र दे। ज़ियाद इनके कंधे पर हाथ रखता इन्हें हिम्मत देते हुए बोला, जबकि आलम से इस तरह के ड्रामे नहीं होते थे। वो बिना कुछ बोले वहां से पलट गया। जब इसे पीछे से ज़ियाद की आवाज़ सुनाई दी, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो इसके रूबरू रुककर कहने लगा था। आलम ने एक नजर अपने रेस्ट वॉच की तरफ देखा और फिर इसकी तरफ जैसे कह रहा हो, वक्त नहीं है, जल्दी करो। मैंने तुम्हें रोहान से मिलने से मना किया था, लेकिन तुम पास नहीं आए। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ आलम। सुल्तान शाह, रोहान का तुमसे या तुम्हारे खानदान से कोई तल्लक खून का तल्लक है। ज़ियाद, सिकंदर शाह, इसकी और मेरी रगों में एक ही खून बहता है। मैंने तुमसे भी कहा था कि मैं इससे मिलूंगा, और सिर्फ इससे ही नहीं बल्कि स्नेहा से भी। तुम मुझसे नहीं रोक सकते। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम मेरी बहन को मुझसे छुपा लोगे, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। मेरे बहन भाई बहुत जल्द मेरे साथ होंगे और रोहान तो अब मेरे साथ ही है। तुम लोगों की झूठी मोहब्बतों के दिखावे भी इसे रोक नहीं पाए। वो भड़क कर बोला था, तुम लोगों की सच्ची मोहब्बतें भी 17 साल पहले जाहिर हो चुकी हैं। आलम, सुल्तान शाह, रोहान और स्नेहा से तुम लोगों का कोई वास्ता नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया की सबसे महंगी बाइक खरीद कर या इसके सामने किसी पर 10 लाख का चेक फेंक कर तुम इसे अपनी तरफ कर लोगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है और कुछ नहीं। रोहान को लालच देकर तुम इसकी सारी ख्वाहिशात को तो पूरा कर लोगे, लेकिन इसके दिल में अपने लिए मोहब्बत नहीं जगा पाओगे, क्योंकि जो मोहब्बत तुम जगाने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी दौलत की है। वो तुम्हारे साथ इसलिए अटैच हो रहा है क्योंकि तुम इसकी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हो, इसलिए नहीं कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। आज तुम इसकी ख्वाहिश पूरा करने से इनकार कर दो, कोई मोहब्बत नजर भी नहीं आएगी। ज़ियाद ने इसके सामने हकीकत का आईना रखा था। इसके अंदाज पर आलम शाह मुस्कुराया, क्योंकि वो इसके इरादे जान चुका था और रोहान के सामने इसकी पसंद की हर चीज रखकर इसे बड़ी हवेली वालों से दूर कर रहा था। इसकी ख्वाहिशात को पूरा करके वो इसे सफदर शाह के इतने खिलाफ कर चुका था कि अब वो अपने बाप का नाम तक लेने के लिए तैयार नहीं था। आलम यही चाहता था कि बड़ी हवेली वालों की हकीकत रोहान और स्नेहा के सामने आ जाए, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। रोहान को लगता था कि आलम को इसकी रूटीन के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन इसके वहमो गुमान भी ना था कि आलम इसके लम्हे लम्हे से वाकिफ है। तरीका कोई भी हो ज़ियाद, सिकंदर शाह, लेकिन अपने भाई को मैं तुम लोगों से बहुत दूर कर दूंगा। जहां तक बात है स्नेहा की, तो तुम शायद तुराब हैदर शाह को भूल चुके हो। तुम रोहान को हमसे दूर कर सकते हो, लेकिन तुराब हैदर शाह अपनी मलकियत को कभी नहीं छोड़ता, याद रखना। इसके चेहरे का रंग उठता देख आलम सुल्तान शाह के चेहरे पर तबस्सुम बिखरा था। वो मुस्कुराकर इसका रास्ता छोड़ता आगे बढ़ने लगा। सफदर शाह इस मुल्क के सबसे बड़े और मशहूर एडवोकेट में से एक थे। आलम शाह, तुम बेफिक्र रहो। सफदर शाह इस मुल्क के सबसे बड़े और मशहूर एडवोकेट में से एक है। सुल्तान आलम शाह, तुम बेफिक्र हो जाओ। वो अपनी बेटी स्नेहा सफदर शाह को इंसाफ वो खुद दिलाएगा। ज़ियाद के अल्फाज इसके कदम जकड़ लिए थे। इसने पलट कर देखा, इसके चेहरे की दिलकश मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी। मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ ज़ियाद, क्योंकि तुम तुराब हैदर शाह को नहीं जानते। तुम इसे दुनिया के आखिरी कोने में छुपा लो, 7 समुंदर या 7 जमीनों में कहीं गायब कर दो, या बेशक इसे किसी दूसरे प्लेनेट पर भेज दो, वो ढूंढ निकालेगा। तुम्हारा वकील एडवोकेट सफदर शाह तुराब हैदर शाह की मलकियत को छीन नहीं सकता। इसके अल्फाज नहीं, लेकिन मुस्कुराहट ने ज़ियाद को आग जरूर लगाई थी। वो मुठ्ठियां बेचकर अपना गुस्सा कंट्रोल करता रहा। सिकंदर शाह गुस्से का तेज जिद का पक्का इंसान था, लेकिन
लोगों की जिद और गुस्से को आग लगाने में माहिर था। शाहजी, आपको नई खबर पता चली? राशिद इसके साथ आता हुआ बोल रहा था। आलम का मूड आज काफी अच्छा था। सियार को आग लगाकर से हमेशा से ही बहुत ज्यादा सुकून मिलता था। कौन सी खबर की बात कर रहे हो तुम अरशद? वो खेतों के बीच से गुजरता अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था जब अरशद ने पुरतजस्सुस अंदाज में इससे बात शुरू की। शाह साहब, आपको नहीं पता, इस बार जियाद शाह इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, वो भी बिल्कुल आपके सामने, आपके मुकाबले में। इस बार इनका इरादा गांव की कुर्सी संभालने का है। इनके कानों में ये खबर लग चुकी है कि इस बार आप भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। बस फिर क्या था, वो भी कूद पड़े मैदान में आपका मुकाबला करने के लिए। अरशद का अंदाज बिल्कुल फसादी उर्दू जैसा था, लेकिन आलम को इससे बात करने में हमेशा ही बहुत मजा आता था। और आज इसकी खबर पर तो इसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई थी। मतलब अब मुकाबले में और भी मजा आएगा। खेल मजेदार तब होता है जब सामने वाला खिलाड़ी आपका टक्कर का हो। वो गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला तो अरशद ने हैरानगी से देखा और फिर बेढंगे अंदाज में हंसने लगा। इनकी कहाँ औकात आपका मुकाबला करने की, बस इलेक्शन में कूद कर अपनी बेइज्जती करवाएंगे, क्योंकि पूरा गांव तो आपके साथ है। वो गाड़ी के पास पहुंचते हुए बोला तो आलम ने मुड़कर इसे देखा था। हकीकत का साथ दिया करो अरशद, मुझे चालपूसी करने वाले लोगों से नफरत है। खबर देते रहना। और इस अंदाज में बोला कि अरशद नजर झुका गया था और आलम अपनी गाड़ी उड़ाता हुआ वहां से ले गया, जबकि अब वहां पर जियार की गाड़ी नहीं थी, क्योंकि जियार का इरादा भी गांव में थोड़ी देर रहने का था। इसीलिए इसकी गाड़ी वहां से बड़ी हवेली पहुंचा दी गई थी। दरिया की ठीक से सफाई करवाई थी ना? वो मुंशी जी के साथ चलते हुए दरिया देखने आया था, जिसकी सफाई का इसने कुछ दिन पहले भी ठेका दिया था। जी छोटे शाह जी, दरिया तो मैंने ठीक से साफ करवा दिया, लेकिन मुझे तो ये पैसों की बर्बादी ही लगी, क्योंकि एक महीना नहीं गुजरेगा या फिर से गंदा हो जाएगा। आप एक बार इतने पैसे खर्च करके इसे साफ करवाते हैं, लोगों को बस गंदगी फैलाना ही आती है। मुंशी जी बड़े हुए अंदाज में बोले थे। इसके अंदाज पर नरमी से मुस्कुरा दिया। इनका गुस्सा भी जायज था। आपकी बात मैं समझ सकता हूँ मुंशी जी, लेकिन अगर गाँव का सबसे बड़ा और खूबसूरत दरिया इस तरह से गंदा होगा तो गाँव वालों के लिए मुश्किल होगी और बीमारियां भी फैलेंगी। इस दरिया का बहता पानी रुकना नहीं चाहिए, वरना गांव वालों के लिए परेशानियों में इजाफा हो जाएगा। वो दरिया का ठंडा पानी हाथों में महसूस करते हुए अपनी कमीज उतारने लगा। मुंशी जी मुस्कुरा दिए। वो बचपन से ही इसी दरिया में नहाने के लिए आता था। ये दरिया बेहद पसंद था। गांव में ये जगह इसे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती थी। वो जब भी यहाँ आता इस दरिया के ठंडे पानी से जरूर नहाता था, और यही वजह थी कि इसकी सफाई का खास ख्याल भी वो खुद ही रखता था। वो अपनी कमीज और जरूरी सामान पास रखे पत्थर पर रखता मुंशी जी को जाने का इशारा कर चुका था। वो कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहता था। मुंशी जी हाँ में सर हिलाते इसे खुदाफिज कहते अपने काम में निकल चुके थे। वो ठंडे पानी को महसूस करता, इसकी गहराई में जाना चाहता था। वो पानी के अंदर तक जाता। बचपन में इसका शौक हुआ करता था। वो सिक्के फेंक कर ढूंढने जाता था, और जब तक इसे सिक्का नहीं मिल जाता वो वापस ऊपर नहीं आता। इसकी माँ तो घबरा ही जाती थी कि इसके बेटे को अंदर कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन वो इस खेल में माहिर था। वो काफी देर इस पानी को महसूस करता रहा। 2 बार बाहर आकर इसने गहरा सांस लिया, लेकिन अभी तक इसका दिल नहीं भर रहा था। इसलिए एक बार फिर इसकी गहराई में उतरकर महसूस करने लगा। लेकिन इस बार जब वो पानी के ऊपर पहुंचकर गहरा सांस लेने का इसे खुद पर कोई पर्दा सा महसूस हुआ। आंखें खोलकर देखा तो किसी का दुपट्टा इसके चेहरे के साथ कंधों पर भी फैला हुआ था। बहते दरिया में सफेद रंग का ये दुपट्टा इसे परेशान कर गया था। इसने दरिया के चारों तरफ देखा तो थोड़े ही फैसले पर इसे सफेद फ्रॉक में एक लड़की नजर आई, जो इसे देखते ही चेहरा मोड़ गई। हाथ सीने पर बांधे, शायद वो शर्म के मारे इधर नहीं देख पा रही थी। पास रखी बाल्टियों से वो समझ गया कि वो दरिया में पानी भरने आई थी। वो अपना रुख इसकी जानब करता तैरता हुआ पानी से बाहर निकला। अपने कंधे पर फैला हुआ दुपट्टा कुछ फासले पर खड़ी से शीशा के जानब किया। वो इसकी जानब देख नहीं रही थी, लेकिन अपनी पुश्त पर वो इसे महसूस कर चुकी थी। ये लो तुम्हारा दुपट्टा, और आइंदा ख्याल रखना, एक औरत के लिए इसकी सर की चादर से ज्यादा अहम और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये तो वो समझ गया था कि वो पानी भरते हुए इसका दुपट्टा दरिया में गिर गया था, जिसे वो संभाल नहीं पाई थी। इसकी बात सुनकर वो बोली कुछ नहीं, लेकिन इसे जरा सा चेहरा मोड़ कर देखा। सियार दूसरी तरफ मुंह किए दुपट्टा इसकी तरफ कर चुका था। इससे पहले कि वो दुपट्टा पकड़ती, दूसरे किसी के चिल्लाने की आवाज आई, पासिफ जल्दी कर, मेहमान आ गए हैं, इतना वक्त लगा दिया पानी भरने में। तेरी ताई गुस्से से पागल हो रही है। इसकी आवाज पर बौखलाकर वो कुछ फासले पर से देखने के बजाय सामने रखी बाल्टियां उठाती वहां से भाग गई थी। इसके भागने पर सियार की तरफ देखने लगा। कुछ फासले पर जाकर इसने मुड़कर देखा, सियार की जानब देखा था। वो नजरें झुका गई। शायद इसे सच लस देकर वो घबरा रही थी। वही रख दो, मैं उठा लूंगी, वो जाते हुए कांपती आवाज में बोली। शायद वो इससे खौफजदा हो गई थी और फिर भाग गई। जितनी वो खूबसूरती से कहीं ज्यादा खूबसूरत इसकी आवाज थी। सियार को लगा जैसे वो इस आवाज के लम्हे में कैद हो गया हो। इसकी निगाहों ने इस मंजर को बस आंखों से दिल में महफूज कर लिया था। इसने दुपट्टा पास पड़े बड़े से पत्थर पर पहलाना चाहा, लेकिन फिर इसका दिल नहीं माना। न जाने क्या था इस लम्हे में जिसमें कैद होकर सियार ने इसका दुपट्टा अपने हाथ पर बांध लिया और फिर दरिया में तैरता दूसरी जानब अपने सामान के पास चला गया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रोहान। वो बड़ी महफिल में इसका घाल चूमती बेबाकी से गा रही थी। उमर का गुस्से से बुरा हाल था, क्योंकि इसकी लालची फितरत से वो अच्छे से वाकिफ था, लेकिन रोहान की आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि रोहान के दिमाग में क्या चल रहा है। झटका तो सबको तब लगा जब वो दानी के कदमों में बैठकर इसके हाथ में हीरे की अंगूठी पहनाने लगा। दानी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। वह जमीन पर बैठा इसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए शादी की ऑफर कर रहा था। आलम को बहुत जरूरी काम की वजह से गाँव जाना पड़ गया था, जिसकी वजह से आज वो इस पार्टी में शामिल नहीं हो सका था। लेकिन इसकी बर्थडे को पूरे शान और शौकत से मनाने का फैसला करते हुए वो अपनी सेक्रेटरी को पानी पैसा की तरह बहाने का ऑर्डर दे चुका था। इनकी यूनिवर्सिटी में आज तक इतनी बड़ी पार्टी कभी नहीं हुई थी। रोहान की तो हर तरफ वाह वाह हो रही थी। जियादे फोन करके इसे वहां
ज़ियाद ने फ़ोन करके इससे वापस आने के लिए कहा था। वो इसकी सालगिरह हवेली में मनाना चाहते थे, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो सालगिरह अपने दोस्तों के साथ मनाना चाहता है और इसके दोस्त चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में अपना बर्थडे इनके साथ मनाए, फिर शायद ही कभी मुलाकात हो। इसने बहुत इमोशनल अल्फाज में ज़हरियार को ये कहा था। ज़रियार समझ चुका था कि रूहानी ये बहानाबाजी क्यों कर रहा है। यकीनन आलम ने इसे लालच दिया होगा और वो इस पर नजर रखने वाले गार्ड से पता लगा चुका था कि यूनिवर्सिटी में पार्टी हो रही है, जिसका सारा खर्चा आलम ने उठाया हुआ है। वो बहुत आसानी से आलम अपने मकसद को पूरा कर रहा था। वो बहुत आसान तरीके से इसे हवेली वालों से दूर कर रहा था। वो सब कुछ प्लान के तहत करता था और इसका ये तीर बिल्कुल निशाने पर लग रहा था। वो इसके दिमाग में ये बात डाल रहा था कि हवेली के लोग इसे प्यार नहीं करते, इसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। लेकिन वो शायद ये भूल गया था कि ये सब कुछ करके वो इसे हवेली वालों से दूर कर देगा, लेकिन इसकी नाजायज ख्वाहिश शायद पूरी करके वो सिर्फ इसकी आने वाली जिंदगी को मुश्किल बना रहा था। बड़ी महफिल में दानी ने इसके हाथ से हीरे की अंगूठी अपने हाथ में पहनी। हर तरफ तालियों की गूंज थी। सब खुश थे सिवाय उमर के। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी अपने दोस्त को इस दलदल में जाने से रोक नहीं पाया था। एक हफ्ता हो चुका था। वो इस दुपट्टा इसी के पास था। न जाने क्यों इसे हमेशा अपने साथ लिए घूम रहा था। इसे खुद भी अपनी हरकत पसंद नहीं आ रही थी। वो हर रोज दरिया पर जाता, लेकिन वो पानी भरने वाली इसे दोबारा नहीं मिली थी। हाँ, मगर इसका दुपट्टा हर वक्त इसी के पास होता था। वो इस दुपट्टे को हरगिज वापस नहीं करना चाहता था और ना ही इसका ऐसा कोई इरादा था। वो तो बस इसे देखना चाहता था। न जाने कि उसके दीदार के लिए इसकी आंखें तरस रही थी। पहली नजर की मोहब्बत पर वो यकीन नहीं रखता था। इसके लिए सब कुछ फजूल बातें थी। भला एक इंसान को एक नजर देखते ही इसे मोहब्बत कैसे हो सकती है? मोहब्बत तो इससे होती है जिसे वो जानता हो, जिसकी रग रग से वाकिफ हो, जिसके हर अंदाज को महसूस कर सकता हो। भला ये कैसे मुमकिन था कि किसी को एक नजर देखकर मोहब्बत हो गई? लेकिन ज़ियाशा के दिल की दुनिया ही बदल चुकी थी। इसके दुपट्टे को हर वक्त अपने हाथ पर बांधे वो बेमकसद इसे देखता रहता। वो भूल चुका था कि वो एक शादीशुदा इंसान एक बच्चे का बाप है, लेकिन ये बात इसके लिए अहमियत नहीं रखती थी। वो एक बहुत मजबूत असाब का मालिक इंसान था। वो क्यों छा गई थी इसके एहसासात पर, वो समझ नहीं पा रहा था। अपने इन जज्बात को वो कोई नाम नहीं दे पा रहा था और मोहब्बत का नाम देना इसके लिए बेवकूफ़ी थी। लेकिन अब वो इस बेवकूफ़ी के सामने हार मानने लगा था। एक हफ्ते की बेचैनी के बाद वो कबूल कर चुका था कि वो लड़की कहीं तो बस चुकी थी। इसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो हिस्सा डाल चुकी थी। अब ये मोहब्बत थी या कुछ और, वो नहीं जानता था, लेकिन इसके दिल ने इसके नाम पर धड़कना शुरू कर दिया था। वो इसे दरिया पर नजर ना आई तो इसे गांव में ढूंढने पहुंच जाएगा। आखिर से अपने सवाल का जवाब तो चाहिए था। थी तो वो इसी गांव की। सियासत में यह इसका पहला साल था। बस वो अपने गांव वालों के लिए कुछ करना चाहता था। वो हमेशा से गांव में बहुत कम वक्त गुजारता था। इसका ज्यादा वक्त शहर में अपने बिजनेस में गुजर जाता। वो रोज गाँव आ नहीं सकता था। ज्यादा वक्त बाहर गुजारने की वजह बरेड़ा थी। बरेड़ा की वजह से वो हवेली ही कम आता था। बस जब वो इसे देखता इसके अंदर नफरत की एक लहर उठती और फिर इस लहर में बरेड़ा के साथ इसे भी तकलीफ से गुजरना पड़ता। इसने बरेड़ा पर कभी तरस नहीं खाया था। जब इसकी नफरत अंगड़ाई लेती तो वो पूरी इस तरह इस पर कहर बनकर उतरता था। इसने शादी की रात ही कह दिया था कि वो सारी जिंदगी सिर्फ इसकी नफरत बर्दाश्त करेगी और 7 साल से वो यही तो कर रही थी। इसने ये सोचकर पत्थर से दिल लगाया था कि आज नहीं तो कल वो भी निकल जाएगा अपने हॉल से, लेकिन वो इसके दिल में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सकी थी। लेकिन इसके दिल में किसी और ने जगह बना ली थी। अपने तमाम जज्बात से लड़कर इसने एक फैसला कर लिया था। अब मजीद ये सब कुछ बर्दाश्त करना इससे बस से बाहर था। वो इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना चाहता था। अब वक्त आ गया था कि वो अपने दिल में किसी को बसा ले। वो आगे बढ़े, अपनी जिंदगी जिए। इस लड़की के साथ जिसने एक नजर में इसे अपनी बुरी तरह से अपना असीर कर लिया था। बेगम साहिबा, मुझे सारे काम आते हैं। कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की सफाई करना। आप ना आराम से बेफिक्र होकर मुझे नौकरी पर रख ले, वरना मेरी ताई अम्मी मेरे सर पर एक बाल नहीं छोड़ेगी। और कसम से जितनी मुश्किल से बाल लंबे किए हैं मैंने। ताई अम्मी ने तेल लगा लगा के वो सामने बैठी मासूम सी लड़की की बातें सुनकर हंसने लगी। मुझे इन सब कामों के लिए मुलाजिम नहीं चाहिए पास। मुझे बस मेरे बेटे के लिए एक अच्छी सी दोस्त चाहिए। वो किसी के साथ घुलता मिलता नहीं। और आजकल इसकी दोनों फूफियां अपने आने वाले पेपरों की तैयारियों में मसरूफ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो तन्हाई महसूस करता है। घर में और कोई बच्चा है नहीं जिसके साथ मैं हादी को खेलकूद में लगा दूं। और फिर घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, मुझे समझ ही नहीं आता मैं किस चीज पर ध्यान दूं। मैं नहीं चाहती कि मैं हादी से गालिब हो जाऊं, इसीलिए असरा हाला को मुलाजिम का इंतजाम करने के लिए कहा। तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हें ये नौकरी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखना होगा। बेगम साहब, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हादी बाबा का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखूंगी। मुझे खुद भी छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। बस आप मुझे अपनी नौकरी पर रख ले, क्योंकि अगर आज मुझे नौकरी ना मिली तो ताई मुझे जान से मार डालेंगी। बरेरा सामने बैठी इस छोटी सी लड़की को देख रही थी, जो अपने दुख सुनाते हुए काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। वो देखने में जितनी खूबसूरत थी, इसकी आवाज इतनी ही मध्यम और सुरीली थी। बरेरा तो इससे ज्यादा इसकी आवाज की दीवानी हो चुकी थी और देखने में इतनी मासूम थी। यकीनन हादी को अपनी ये नई दोस्त बहुत पसंद आएगी। तुम्हारी उम्र क्या है? दिखने में तुम बहुत छोटी सी लगती हो। अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है या नहीं? वो थोड़ी देर मजीद बैठकर से बातें करने लगी, क्योंकि इसे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था और सच में इसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी, जो भी इसे बातें करता इसी का होकर रह जाता। क्या बताऊं बीवी जी, 7वें महीने में पूरे 19 साल की हो जाऊंगी। 3 साल पहले मैट्रिक का रिजल्ट आया तो तैयाबा से खूब लड़ झगड़ कर
कॉलेज भी जाना शुरू कर दिया। लेकिन ताई अब्बू की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं थी। एक रात अचानक ही इनके सीने में दर्द उठा, अस्पताल पहुंचने से पहले ही जिंदगी से हाथ धो बैठे और इसी दिन कॉलेज भी छूट गया। और ताई अब्बा की मोहब्बतें भी ये नहीं कहती कि ताई माँ मुझसे मोहब्बत नहीं करती, करती हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बस डरती है कि मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। अब मैं अगर बीमार ना होती तो मुझे घर से भी ना निकलने देती। 3 साल से लोगों के बर्तन मांझ कर जितना थोड़ा बहुत कमाती है मुझ पर लगाती हैं। ये तो मैं असरा हाला के पीछे पड़ गई कि मुझे कोई नौकरी दिलवाओ। पहले तो वो मान ही नहीं रही थी, फिर मैंने मना कर दम लिया, इन्हें नौकरी छुड़वा कर बिठा दिया। अब परेशान है बेचारी कि अगर मुझे नौकरी न मिली तो हम खाएंगे कहाँ से, इसलिए थोड़ा गुस्सा हो जाती है। पिछले 11 दिन से गाँव का कोई घर नहीं छोड़ा जहाँ जाकर काम ना पूछा हो, लेकिन गाँव के लोग तो अपने काम खुद अपने हाथों से करते हैं। बस आज असरा हाला मुझे आपके पास ले आई, कहती है बीबी का दिल बहुत बड़ा है। आपने ये बात सच साबित कर दी। वो बेहद खुश लग रही थी। बरेरा इसके अंदाज पर मुस्कुराती हुई इसके गाल थपथपाकर हादी को बुलाने लगी ताकि वो इससे मिल सके, जबकि अपनी नौकरी पक्की हो जाने पर वो बेहद खुश थी। पासेब नाम की लड़की हमारे गांव में हो सकती है, लेकिन मुझे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब मैं क्या गांव वालों की लड़कियों के नाम याद करता रहता हूँ? शेर हंसते हुए बोला था। शेर में मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सीरियस हूँ। मुझे इस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है। इसके हंसने पर वो आंखें दिखाते हुए बोला, ओके ठीक है, कोई ना कोई हाल निकाल लेंगे तुम्हारे मसले का, लेकिन पहले मुझे तुम अपना मसला तो बताओ। मेरा मतलब है काम क्या पड़ गया पासेब नामी लड़की से जो तुम इसे ढूंढने निकल पड़े? शेर अब सीरियस होकर पूछने लगा और साथ ही सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं शादी करना चाहता हूँ। शेर इसने सामने बैठे वजूद को झटका दिया था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा 6 साल का बच्चा है, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? बरेरा भाभी तुमसे कितनी मोहब्बत करती हैं। खबरदार जो तुमने दिमाग में ऐसी बात दोबारा लाई। क्या कमी है बरेरा भाभी में जो तुम इन्हें छोड़कर दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हो? वो गुस्से से बरक उठा था। मैंने कब कहा इसमें कोई कमी है या मैं इसे छोड़ रहा हूँ? वो मेरी बीवी है, मेरे साथ रहेगी। मैं इसे छोड़ने का कभी ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाया। शेर, कौन सी किताब में लिखा है कि दूसरी शादी करने से पहले बीवी को छोड़ दो? वो बहुत पुरसुकून अंदाज में बोला था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बरेरा भाभी पर सौतन लाने का सोच रहे हो? कैसे ज़यार, कैसे? तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे? कौन है ये पाजेब? मुझे बताओ, इसे कौन है ये पाजेब? बताओ मुझे, इसे तुम्हें ठीक करता हूँ। इसको शर्म नहीं आई एक शादीशुदा आदमी पर? बस बहुत हो गया शेर, मैंने बताया ना, मैंने इसे बस एक बार देखा है, सिर्फ एक बार इसकी आवाज सुनी है। इसने पलट कर मुझे देखा था और मेरा दिल धड़कना भूल गया। मुझे वो चाहिए शेर, मैं इसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं इसे अपनी बीवी बनाकर हवेली में लाना चाहता हूँ। तंग आ चुका हूँ मैं जिंदगी से, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। वो बहुत पुरसुकून लहजे में बोल रहा था, जबकि शेर को हैरत के साथ साथ अफसोस भी हो रहा था। तुम 7 साल पहले की बात को अब तक दिल पर लगाए बैठे हो। बरेरा से गलती हुई थी, अब बस कर दो, माफ कर दो इसे। इसके मरते बाप ने तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर इसके लिए माफी मांगी थी। बस यार, बरेरा के लिए ना सही लेकिन इसके बाप के लिए अब इसकी सजा खत्म कर दो। और कितनी सजा दोगे इसे? तुमसे मोहब्बत करने की गलती की है ना इसने। तुम्हारा एक बच्चा भी है जो तुमसे और बरेरा से बेहद मोहब्बत करता है। जरा सोचो इस मासूम पर क्या गुजरेगी, क्या असर होगा इसकी जहानत पर। वो मासूम है, छोटा बच्चा है, नहीं समझ पाएगा ये मुकद्दर का खेल। वो अपनी माँ की जगह किसी और को कबूल नहीं कर पाएगा। बरेरा के लिए ना सही, अपनी मासूम औलाद के लिए ही। अब बस कर दो, माफ कर दो बरेरा को प्लीज। वो इसके सामने बैठा जितना हो सके समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि ज़यार खामोशी से सुन रहा था, जैसे कहने के लिए अल्फाज ही ना हो। बरेरा मेरी मोहब्बत नहीं है और ना ही ये दिल ने कभी से कबूल किया है। मैं कभी इसे माफ नहीं कर सकता, इसका गुनाह माफी के लायक ही नहीं है। और जहां तक बात हादी की है तो मासूम बच्चा है, रिश्तों को समझना इसके बस से बाहर है। और पासेब भी इसकी माँ होगी, वो भी इसका इतना ही ख्याल रखेगी जितना बरेरा रखती है। वो बेहद नॉर्मल अंदाज में बोला था, वाह, तुम ये कहना चाहती है कि एक पराई औरत, एक सौतेली माँ हवेली में आकर हादी का ख्याल रखेगी? ऐसा कभी नहीं होगा। सौतेली सौतेली होती है, सखी और सौतेली के रिश्ते हमने बनाए हैं शेर, हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं। और जो लड़की मुझसे जुड़ेगी इसे मेरी औलाद का भी ख्याल रखना होगा। वो दोनों जैसे तीसरे वजूद की बात कर रहे थे, शायद भूल चुके थे कि वो भी अक्ल और शऊर रखती होगी। वो बस अपनी जिंदगी के फैसले कर रहे थे, किसी की मर्जी शायद इनके लिए अहम नहीं थी। मतलब तुमने फैसला कर लिया है? शेर इसकी बात काट कर इसे घूरते हुए बोला था। हैरत है तुम अब भी पूछ रहे हो? मैं उसे देखते हुए पुरसुकून अंदाज में बोला, वो इसका भाई, इसका दोस्त, इसका सब कुछ था। वो कोई भी फैसला करने से पहले इसके पास आता था, लेकिन इसकी जिंदगी के बहुत सारे तल्ख हिस्सों से वो आज भी बेखबर था। ज़यार का यह पहला फैसला था जो शेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो बिना जवाब दिए कमरे से निकल गया तो ज़यार मुस्कुराकर अपने हाथ में बंधे दुपट्टे की जानब देखने लगा। तो पासेब बीबी, बहुत जल्द मजबूर कर दिया तुमने मुझे कोई फैसला लेने पर। तुम तो वाकई ही बहुत तेज निकली, इतनी तेजी से दिमाग के साथ साथ दिल पर भी कब्जा कर लिया। एक ही बार में तुमने पूरे ज़यार सिकंदर शाह को घायल कर दिया। ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। वो इसके दुपट्टे पर लब रखते हुए बेहद मसरूर से अंदाज में बोला था। इसकी आवाज में एक खुमार सा उतर आया था। तुम्हारा इंतजार करना मुश्किल हो गया है पासेब बीबी। सुबह की आसानों के साथ ही इसके कामों की तवील सिलसिला शुरू हो चुका था। 7 साल में वो इस हवेली की जान बन चुकी थी। इसके बिना तो उसकी हवेली का कोई काम हो ही नहीं सकता था। इसने दरवाजा खटखटाते हुए सिकंदर शाह ताई अब्बू को नमाज के लिए जगाया। साथ ही हतीजा बेगम ने भी दरवाजा खोलते हुए सामने आकर हाँ में सर हिलाया, मतलब कि वो भी जाग चुके हैं। ज़यार के बाद इस घर में ये दूसरा फर्द थी जो इससे पसंद नहीं करती थी। आप लोग नमाज अदा करें, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। वो मुस्कुराकर नीचे की जानब चले गई। सफदर शाह और पाकीज़ा बेगम चाचा चाची के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए इन्हें जगाया। पाकीज़ा बेगम इसे बहुत सारी दवाई देती हुई नमाज अदा करने लगी।
जबकि सफदर चाचू को अपने अंदाज में जगाया करती थी। रूम फ्रिज से ठंडे पानी का गिलास भरकर वो इनका हाथ इनके गिलास में डुबो दिया करती थी, जैसे इसने अभी किया। सफदर चाचू ने इसे मसनूई गुस्से से घूरा तो वो कान पकड़कर सॉरी सॉरी करती कमरे से बाहर भाग गई थी। जबकि इसकी स्पीड देखकर चाचू मुस्कुराते हुए खुद भी वुजू की नीयत से नींद को खुदाफिज कह चुके थे। स्नेहा को जगाना दुनिया का सबसे आसान काम था। इसके करीब इसी की किसी किताब को उठाकर जमीन पर फेंक दे तो इसकी आंखें खुल जाती थी। वो डरपोक सी लड़की अक्सर हवा की आवाज से भी उठ जाया करती थी। मुश्किल तो था सिर्फ लाली को जगाना, जिसकी नींद हादी से भी ज्यादा पक्की थी, लेकिन इसको जगाने का भी इसके पास बहुत आसान तरीका था। एक ही लम्हे में इसकी गिद्ध बाहों का हिसार खींचते हुए इसे के ऊपर लेट चुकी थी। वो नाजुक कमजोर सी लड़की इसका वजन बर्दाश्त करते हुए अपनी सांसों के लिए तड़पने लगती। नींद क्या बला है, इसको याद भी नहीं रहता था। और इन दोनों को जगाने के बाद इसका अगला शिकार था शेर अदा, जिनको जगाना हरगिज मुश्किल काम ना था। वो जब भी सुबह के कमरे में इनको जगाने के लिए जाती, वो अक्सर अपनी जिम ट्रेनिंग के में मसरूफ होते। इनको जूस का गिलास देते हुए गुड मॉर्निंग विश करके हादी की बारी आती थी, जिसको अभी इसकी दादी के फरमाइश पर सुबह नमाज की आदत डालने के लिए जगाया जाता था। सियार ने बहुत कहा कि वक्त है, सीख जाएगा, फिलहाल रहने दे, इसकी नींद खराब ना करे। लेकिन इसके मामले में हतीजा बेगम ज्यादा सख्ती से काम लेती थी और इनका हुक्म मांगते हुए इनकी बहू हादी को जगाना भी अपनी जिम्मेदारियों में शामिल कर चुकी थी। इसने अपने कमरे में कदम रखा तो हादी सियार के सीने पर सर रखे गहरी नींद में था। इसने बेहद मोहब्बत से इसे जगाना शुरू किया। पहले तो बहुत कसमस कसाया, लेकिन बरेरा ने भी ठान के रखी थी कि वो अपने शहजादी को नींद की वादी से निकाल कर ही दम लेगी, और फिर वो अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। हादी को दादी के रूम में भेजकर इसने एक नजर कमरे को देखा, जो हादी की शरारतों और खेलों की वजह से कुछ हद तक बिखरा हुआ था। वो हादी की चीजों को संभालती साथ साथ अपने रोजमर्रा के काम में मसरूफ थी। बार बार नजर शहरियार के चेहरे पर घुटती तो वो अपने आप पर रक्श आता। वो इतने भरपूर मर्द की अधूरी सी बीवी थी जिसे कुछ भी हासिल न था सिवाय वो इतने भरपूर मर्द की अधूरी सी बीवी थी जिसे कुछ भी हासिल ना था, ना शोहर की मोहब्बत, ना इसकी तवज्जो, इसकी खूबसूरती, इसका हुस्न इसके किसी काम ना आया। पिछले 7 सालों में इसके शोहर ने एक नजर मोहब्बत भी इसकी जानिब ना उठाई थी। सब ने कहा था मर्द है, एक न एक दिन इसकी खताओं को भूलकर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो कोई आम मर्द ना था। वो जिया सिकंदर शाह था, जो ना अपनी गलतियां भूलता था, ना ही दूसरी की गलतियां बुलाने देता था। कितने ही मर्द थे जो इस किसी कमजोर की लम्हे की गिरफ्त में बहक कर आगे बढ़ जाते थे, लेकिन वो लम्हा इन 7 सालों में बरेरा की जिंदगी में ना आया था। वो कभी इसकी तवज्जो का मरकज न बन सकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती बिल्कुल इसके पास आ बैठी। इसे अपनी नजरों के हिसार में लिए इसने बेहद नरमी से इसके माथे पर अपने लब रखे। इसकी आंखों में लर्जिश पैदा हुई थी। बरेरा ने पीछे हटने के बजाय नरमी से इसके होंठों पर अपने लब रखे, लेकिन अगले ही लम्हे वो नफरत से इसे खुद से दूर करते हुए उठा था। एहसास तौहीन से इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसे कहाँ परवाह थी। वो एक नजर गलत इस पर डाले बगैर कमरे से निकल गया था। अदा मुझे नहीं जब पता वो अचानक कैसे आ गए, मैंने इनको नहीं बुलाया, ना जाने वो कहाँ से वापस आ गए, और इसके आदमी को 10 लाख का चेक दे डाला। मैं तो खुद परेशान हो गया था इस सिचुएशन से। बात इतनी बड़ी ही नहीं थी कि आपको बुलाने की नौबत आती, लेकिन वो लड़का और इसके फादर शिकायत प्रिंसिपल तक ले गए थे, और फिर वहाँ अचानक आलम अदा आ गए और इस आदमी को 10 लाख का चेक दे डाला। तुम ये कहना चाहती हो ना कि तुम नहीं जानते आलम वहाँ कैसे आया? सियार इंतहाई गुस्से से इसकी बात काट गया था। मैं नहीं जानता वो अचानक कहाँ से आ गया और उन्होंने पैसे क्यों दिए। मेरा इस मामले में कोई तल्लक नहीं है। आपको तो पता है ना, आलम अदा खुद मुझसे मिलने की कोशिश करते रहते हैं। मैं तो इन सारे किस्से में बिल्कुल अनजान हूँ। वो मासूम बनते हुए बोला, जैसे सब चीजों से इसका कोई लेना देना ही ना हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि तुम्हें नहीं पता कि आलम वहाँ कैसे आया, लेकिन इस बाइक का क्या कहोगे तुम, जो आलम ने तुम्हें खरीद कर दिया है? सियार का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। वो बर्थडे गिफ्ट है जो आलम अदा ने जबरदस्ती मुझे दिया। मैंने तो लेने से भी साफ इनकार कर दिया था। वो अपनी साइड क्लियर करते हुए बोला, जबकि इसके झूठ ने सियार को मजीद गुस्सा दिला दिया था। बस बहुत हो चुका है रोहान, अपने फाइनल्स क्लियर करो और गांव वापस आ जाओ। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ो। अब यही कोशिश करना कि आलम से तुम्हारी बिल्कुल भी मुलाकात ना हो और ना ही वो तुमसे मिल पाए, याद रखना। वो गुस्से से कह रहा था, जबकि रोहान सारा इल्जाम आलम के साथ लगाकर खुद को रिलैक्स कर चुका था, लेकिन इसके दिमाग में ये बात कहीं नहीं थी कि सियार की ये सारी बातें कहाँ से पता चली। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि सियार जानता है कि आलम से मुलाकातों पर इसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है। वो इस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था वो ऐसा करने से ही काम बिगड़ जाएगा। आलम इसे इन सबसे बदजन करना चाहता था। बड़ी हवेली के लोग इसे मोहब्बत नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसे शाह हवेली वालों से दूर करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ये बैठ बैठने गई थी। तभी तो वो सफदर शाह से बात करना छोड़ चुका था, लेकिन अब ज़ियादा से खुद से दूर हरगिज नहीं करना चाहता था। वो इसे बहुत मोहब्बत से हैंडल करना चाहता था, जो कि आलम की चालों की वजह से बहुत मुश्किल काम था। इसने सोचा था कि इसकी तालीम मुकम्मल होते ही या तो वो इसे वापस हवेली बुला लेगा या पाकिस्तान से कहीं दूर भेज देगा, क्योंकि वो स्नेहा और रोहान पर आलम उसके खानदान का साया भी नहीं पड़ने देना चाहता था। कुछ देर मजीद से बातें और नसीहतें करने के बाद ज़िया ने फोन रख दिया था और मुलाजमा को बरेरा को कमरे में भेजने का हुक्म दिया। वो इससे खुलकर बात करना चाहता था, ताकि बाद में वो घर वालों के सामने किसी किस्म का कोई वलवला ना मचाए। 7 साल बहुत होते हैं जिंदगी का फैसला करने के लिए। जिस दिन इसकी शादी हुई थी, इसने सबकी हवेली वालों के सामने ऐलान किया था, जिस दिन इसे कोई लड़की पसंद आएगी तो इसे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए किसी की इजाजत का मोहताज नहीं होगा। और सिकंदर शाह ने खुद कहा था कि वह दूसरी शादी कर सकता है, यहाँ तक कि निकाहनामे की शराइत में यह भी शर्त
आयत की गई थी कि जियाद जब चाहे जिससे चाहे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है और बरेरा को अपनी मर्जी से तलाक लेने का पूरा हक है। लेकिन इसके बावजूद भी वो जानता था कि घर में काफी बलबला मचेगा। ये सब कुछ इतना आसान हरगिज नहीं था। इसलिए इसने सबसे पहले बरेरा से बात करने के बारे में सोचा था। जबकि पासिब को ढूंढने के लिए इसने अपने एक आदमी को लगा दिया था जो गाँव वालों के लिए काफी काबिल एहतराम था। अपने दिल के जज्बात वो समझ चुका था। पासेब ने एक ही झलक में इसके दिल में ऐसी हलचल मचाई थी कि अब इसकी जिंदगी में शामिल करने के अलावा इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसे पता था पासेब की तरफ से इसे इनकार नहीं होगा और अगर इनकार की कोई वजह निकल आई तो वो इस वजह को जड़ से खत्म कर देगा। इसलिए पासेब को अपनी जिंदगी में शामिल करने से पहले वो तमाम घर वालों से बात कर लेना चाहता था। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी था बरेरा से बात करना। घर के तमाम अफराद बरेरा को बेहद चाहते थे और यकीनन इसकी जगह किसी और लड़की को देना इनके लिए बहुत मुश्किल था। इसके लिए बरेरा को अपनी जिंदगी में शामिल करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम। और अब पासिब को देखने के बाद तो अब यह नामुमकिन हो चुका था। अब इसकी जिंदगी में बरेरा की कोई जगह नहीं थी। वो कोई छोटा बच्चा हरगिज नहीं था जो एक चीज को देखकर इसकी जिद करता है। 7 साल से बरेरा के साथ इसका ये रिश्ता इसीलिए चल रहा था कि अभी तक ज़ियाशा के दिल में तक न जाने वाली लड़की इसकी जिंदगी में आई ही नहीं थी। लेकिन पासेब को एक नजर देखते ही इसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। ये नहीं था कि इसने कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। इसने खूबसूरत से खूबसूरत लड़की को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन पासेब में कुछ तो ऐसा था कि इसकी दिल इससे बगावत करने पर उतर आया था और अब इस बागी दिल के साथ साथ वो खुद भी पासेब की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। मामा काशिफ भैया मुझे अपनी सिस्टर के साथ खेलने नहीं दे रहे। इनको बोले ना कि थोड़ी देर के लिए बेबी मुझे दे दे, मैं इसे गोद में उठाऊंगा। हादी भागता हुआ इसके पास आया। बाहर गांव के कुछ लोग अपना मसला बयान करने सिकंदर साहब के पास आए थे जिनके साथ इनका छोटा सा बेटा और बेटी भी थी। हादी को बच्ची प्यारी लगी। काशिफ के साथ खेलते हुए इसने इस बेबी को लेनी चाहिए तो इसने देने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर हादी का मूड खराब हो गया था। तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? अगर वो नहीं दे रहे तो तुम भी मत लो। तुम यहाँ बैठ जाओ मेरे पास और टीवी पर कार्टून देखो। बरेरा इसे अपने पास बिठाते हुए प्यार करते हुए बोली थी। नहीं, मुझे इस बेबी के साथ खेलना है। वो जिद्दी हो रहा था। लेकिन मुलाजमा ने आकर बताया कि वो लोग जा चुके हैं। हादी ऑफ मूड के साथ रूम में चला गया। इसलिए मैं तुमसे कितनी बार कहती हूँ कि दूसरे बच्चे की प्लानिंग करो, लेकिन मेरी बात तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर से घुस जाती है। पाकिज़ा बेगम वहीं बैठी हुई इन दोनों को सुनते और हादी को दासी से ज्यादा देकर बोली तो बरेरा बेख्तियार ही नजर झुका गई थी। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वो किसी बहाने से उठने ही वाली थी जब पाकिज़ा बेगम ने इसका बाजू थाम लिया। बैठो बरेरा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बात करें ना, मैं जरा चाय बनाकर लाती हूँ। चाय के साथ बातें भी होती रहेंगी और मजा आएगा। और वैसे भी अभी भी स्नेहा कर गई है चाय के लिए, कोई जरूरत नहीं है इसे इतनी चाय देने के लिए। पहले ही बहुत पीती है और तुम इसकी हर फरमाइश पर लब्बे कहकर किचन में ना घुस जाया करो। यहाँ बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। इसकी बात पर मजबूर होकर से बैठना पड़ा था। देखो बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारी चाची सास ही नहीं बल्कि माँ जैसी हूँ। तुम अपना हर मसला मुझसे शेयर कर सकती हो। तुम्हारे साथ भी मेरा वही रिश्ता है जो ज़ियार के साथ है। चाची, मुझे भला क्या मसला होगा? इनकी बातों से वो परेशान होने लगी थी। मैं तुम्हारे बच्चे के मतलब बात कर रही हूँ। अगर दोबारा मां ना बनने की वजह से तुम परेशान हो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मैं बहुत अच्छी गायनोलॉजिस्ट को जानती हूँ जो तुम्हारा ये मसला हल कर देगी और किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। चाची ने इसके अंदाज में कहा। बरेरा परेशानी से उठकर खड़ी हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है चाची, आप गलत मतलब निकाल रही है। वो नजरें चुराते हुए बोली थी। इसका मतलब है तुम दोनों खुद ही अभी और बच्चा नहीं चाहते। लेकिन ये तो गलत बात है ना। हादी अभी 6 साल का हो चुका है। अब तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। अब हादी की बहन को इस दुनिया में आ जाना चाहिए। चाची ने बहुत मोहब्बत से इसे देखते हुए कहा, जबकि बरेरा सिर्फ हाँ में सर हिला गई थी। इसकी बातों पर वो ठीक से मुस्कुरा भी न सकी थी कि मुलाजमा आई। बरेरा बीबी, आपको शाजी ऊपर कमरे में बुला रहे हैं। मुलाजमा ने ज़ियार का हुक्म इस तक पहुंचाया था, जिसे सुनकर इसे खुशगवार हैरत हुई थी। इसका दिल बेचैनी से धड़कने लगा। ख्वाहिश तो ये थी कि वो उड़कर इसके पहलू में जा पहुंचे, लेकिन वो जानती थी कि वो इसे जरूर किसी न किसी अहम तरीन काम के लिए बुला रहा होगा। वो तो इसे मुंह लगाना भी पसंद नहीं करता था। कहाँ वो ये खुशफहमी का शिकार होकर इसका पुकार पर बागी चली जाती। वो मुलाजमा को भेजकर खुद ज़ियार के बुलावे पर कमरे में जाने लगी थी। कल सुबह की हरकत के बाद इन दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था। वो सारी रात डेरे पर न जाने क्या क्या करता रहा था। इस साल सियासत में कदम रखने की वजह से इसके काफी काम बढ़ गए थे, इसलिए वो ज्यादातर वक्त गांव की मुश्किलात को हल करते हुए गुजार देता था। अभी वो सीढ़ियां चढ़ रही थी जब पीछे से पाजेब की आवाज आई। वो तेज तेज बातें करती मुलाजमा को न जाने क्या कहानियां सुना रही थी। इसके अंदाज पर बरेरा ने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया। इसे यहाँ काम करते तकरीबन 4 दिन हो चुके थे और हादी के साथ साथ स्नेहा और लाली के साथ भी इसकी काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन इसके साथ एक मसला था। जब तक इसकी जुबान न चलती थी तब तक इसे कोई काम नहीं होता था। वो इतनी बात होनी थी कि हद नहीं, और इसकी सारी बातें भी बेमकसद थी, लेकिन इसकी आवाज में ये सारी बातें बहुत मीठी लगती थी। वो प्यारी सी लड़की भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी जीती बरेरा को बहुत अच्छी लगती थी। अस्सलाम वालेकुम बरेरा बेगम। बारिश थी ना, कीचड़ बहुत ज्यादा था, इसलिए आने में देर हो गई। वो इसे देखते हुए बोली। खूबसूरत से व्हाइट फ्रॉक पर इसे नीले रंग का दुपट्टा लिया हुआ था। कोई बात नहीं, देश में तो हो ही जाती है, लेकिन तुमने इस ड्रेस पर ये दुपट्टा क्यों लिया? सफेद रखो ना, ज्यादा प्यारा लगेगा। वो इसका खूबसूरत चेहरा देखते हुए बोली थी। इसके पीछे भी एक कहानी है बरेरा बेगम। वो बेहद मासूमियत से बोली तो बरेरा मुस्कुराई, जबकि सीढ़ियों से उतरती लाली भी तेजी से सीढ़ियां तय करती कहानी सुनने के लिए बेचैन थी। एक तो ये लड़की, इसने अपनी टक्कर
एक तो ये लड़की से अपनी टक्कर की मिली थी, बिल्कुल इसी की तरह खुलकर बातें करती थी। जल्दी सुनाओ मुझे अपनी कहानी, पाए तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे अपना काम भी करना है। वो इसे देखते हुए बोली थी, लाली बीबी मेरा नाम पासेब है, पायल नहीं। वो मुंह बनाकर बोली तो लाली को और भी प्यारी लगी। ठीक है पासेब बीबी, आइंदा गलती नहीं होगी, लेकिन कहानी सुनाओ मुझे जो अभी भाभी को सुनाने वाली थी। वो अपने अल्फाज की दुरुस्ती करते हुए बोली थी, क्या बताऊं, ये कहानी आज से 10 दिन पुरानी है, जब मैं घर के पास नदी पर पानी भरने के लिए गई थी। बाल्टी बहुत वजनी, शीशे निकालते निकालते दुपट्टा पानी में गिरकर बह गया। वो मुंह बनाते हुए अपनी दुखी दास्तान सुना रही थी और पानी में बहकर शहीद हो गया। लाली को अफसोस हुआ, अरे नहीं, शहीद नहीं हुआ, किसी चोर ने चुरा लिया। पर उसके बाद वो फौरन गुस्सा होते हुए बोली, क्या हमारे गांव में वो चोर भी है? अदा के होते हुए नामुमकिन। तुम्हें इस चोर की शक्ल याद है? तुम बताओ मुझे, मैं तुम्हारा दुपट्टा तुम्हें वापस दिलवा के रहूंगी। लाली ने इसे इंसाफ दिलाने की ठानी। बस लाली, बस तुम्हारे अदा ने सियासत में कदम इन छोटे छोटे कामों के लिए नहीं रखा, और मेरे पास होगा वो अपना ऐसा दुपट्टा तो मुझसे ले लेना। मेरे पास है सफेद दुपट्टा, तुम्हारी ड्रेस से मैच करेगा। प्रेरणा ने बात ही खत्म करते हुए कहा था, शुक्रिया बीबी जी, मैं जरा हादी बाबा को देकर आती हूँ। पासिब हादी की कमरे की जानिब चली गई थी, जबकि लाली का मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि वो पासिब को इंसाफ दिलाना चाहती थी, इसका दुपट्टा इसे वापस दिलाना चाहती थी। लेकिन प्रेरणा ने इस मसले को यहीं पर खत्म करते हुए इस केस को हाई कोर्ट में पहुंचने ही नहीं दिया था। क्या फायदा है अदा की सियासत में जाने का, जब हम अपना कोई काम इनसे करवा ही नहीं सकते। वो मुंह बनाती इसके साथ सीढ़ियां चलने लगी थी। आप अपने सारे काम करवा सकती हैं, लेकिन वो काम जो काबिल गौर हो। सियासत में बड़े बड़े कामों पर गौर करनी पड़ती है, दुपट्टों पर नहीं। वो हंसते हुए इसका गाल खींचते अपने कमरे की जानिब चली गई थी, जबकि लाली की नस्ल में यह सबसे बड़ा मसला ही दुपट्टा था, क्योंकि इसकी माँ कहती थी कि सर की चादर से जरूरी और कुछ भी नहीं होता। तो फिर भला इससे बड़ा और क्या मसला हो सकता है? कोई चोर पासिब की सर की चादर उड़ाकर ले गया था, और भाभी को यह मसला नहीं लग रहा था। इसने कमरे में कदम रखा तो सियार इसी के इंतजार में था। आपने बुलाया मुझे? इसे अपने इंतजार में देखकर ना जाने की प्रेरणा को अनजानी सी खुशी हुई थी। हाँ बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो इसे सामने की कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोला था। प्रेरणा ने वक्त जाया किए बगैर वही अपनी जगह बनाई और बैठ गई। देखो, जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत जरूरी है, गौर से सुनो, समझना भी। जी यकीनन होगी, वरना आप मुझे कभी भी याद नहीं करते हैं। छोड़े इन बातों को, आप कहें क्या कहना चाहते हैं, मैं सुन रही हूँ। वो इसे देखते हुए बोली थी, इसके लिए इतना ही काफी था कि इसके अल्फाज इसके लिए हैं, वो इससे बात कर रहा है। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। इसने इसका चेहरा देखते हुए जैसे धमाका किया था। प्रेरणा ने एक नजर से देखा, अंदर कुछ क्षण से टूटा था। बेशक करें, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो इसे देखते हुए नजर झुका गई। दिल में दर्द सा उठा था। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। तुम्हें याद होगा, हमारे निकाह इसी शर्त पे हुआ था, मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ दूसरी शादी कर सकता हूँ, और तुम मुझे रोकने का हक नहीं रखती। पहले नहीं मिली मुझे कोई ऐसी लड़की जिससे मैं शादी कर सकूँ, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी को मजीद इम्तिहान में नहीं बनाना चाहता। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? वो हारे हुए लहजे में बोली, जैसे सामने बैठा पत्थर दिल महसूस करके भी नजरअंदाज कर गया था। मेरी इस खबर से घर में चाह सा बलबला मचेगा, इसलिए सबसे पहले तुम्हें बता रहा हूँ। अगर बात बढ़े तो कह देना कि ये सब कुछ पहले से ही तुम्हारे इल्म में है। वो इसे देखते हुए बोला तो प्रेरणा ने हाँ में सर हिलाया, जैसे कहने के लिए अल्फाज ही ना हो। ठीक है, घर में कोई तमाशा नहीं होने दूंगी। इसके गले में आंसू का गोला फंस गया था और अल्फाज अदा करना मुश्किल लगा। ठीक है, अब तुम जाओ, यही बात करनी थी तुमसे। वो बात खत्म करते हुए अपनी फाइल की तरफ मुतवज्जो हो गया। हाँ, कौन सा वो इसके लिए अहम थी जो वो इसे अपने इस फैसले की सफाइयां देता? कब तक करेंगे आप ये बात घर में? वो जाते जाते पलट कर पूछने लगी। आंखें आंसू से भीगने लगी थी। जियान ने एक नजर इसका चेहरा देखा तो इसकी आंखें छलक पड़ी। इसी हफ्ते बात हो जाएगी। मैंने जो कहा इसका ख्याल रखना, घर में किसी किस्म का कोई बलबला नहीं बचना चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरी जिंदगी में आने वाली लड़की के लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो। और ये आंसू साफ करो, तुम्हारी ये आंसू मुझे नहीं पिघला सकते, और ना ही मेरी नस्ल में इनकी कोई अहमियत है। वो पथरीली निगाहों से घूरते हुए बोला तो प्रेरणा ने अगले ही लम्हे इसके हुक्म की तकमील करते हुए अपने आंसू साफ किए। ये आंसू आपको दिखाने के लिए नहीं है शाह जी, मैं जानती हूँ आपका अपना फैसला कभी नहीं बदलेंगे। बस ये सोच रही हूँ कि हादी के बारे में सोचने वाली तुम कौन होती हो? वो मेरा बच्चा है, इसके मैं तलक मैं सोचूंगा। याद रखो, तुमने सिर्फ इसे जन्म दिया है, इससे ज्यादा तुम्हारा इसके साथ और कोई तलक नहीं है। मैं तुम्हें इससे बात करने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ इसलिए देता हूँ कि मैं अपने बेटे की सहारे पर किसी किस्म का कोई बुरा असर नहीं चाहता, और हादी के बारे में तुमसे बेहतर और अच्छा सोच सकता हूँ मैं। साफ करो ये आंसू और बाहर खबरदार जो किसी को ये आंसू दिखाकर हमदर्दियां समेटने की कोशिश की। चलो अब निकलो, शक्ल गायब करो यहाँ से। वो हुक्म देता इसी कमरे से बाहर का रास्ता दिखा चुका था, जबकि प्रेरणा आंसू पीती वहां से निकल गई थी। अभी इसने दरवाजा बंद ही किया था कि पासिब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती नजर आई। प्रेरणा बेगम, आपका बेटा कहीं छुप गया है और मैं इसे ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ, नहीं मिल रहा। वो काफी परेशान लग रही थी। इसकी शक्ल देखकर प्रेरणा मुस्कुरा दी, लेकिन इससे पहले कि वो हादी को ढूंढने की कोई जगह बताती, हादी इसके पीछे से निकलता चुपके से इसके कमरे के अंदर चला गया था। कमरे में गया है वो फौरन ही इसे बता चुकी थी। पासिब ने जाना चाहा तो प्रेरणा ने इसे रोक दिया। नहीं, कमरे में मत जाओ, इस वक्त मेरे शोर थोड़ा गुस्से में है, या ना हो कि तुम इनके गुस्से का शिकार बन जाओ। थोड़ी देर में वापस आएगा तो फिर अपना खेल यहीं से शुरू कर लेना। तुम नीचे चलो, मैं तुम्हारा दुपट्टा भी निकाल लाती हूँ। इसने पासिब को भेजते हुए कहा तो पासिब हाँ में सर हिलाती नीचे की जानब चली गई थी, जहाँ स्नेहा थोड़ी ही देर पहले इसे पुकारा था, क्योंकि इत्तेफाक से वो इसकी चाय पार्टनर बन गई थी। थोड़े ही दिनों में स्नेहा और लाडी दोनों इसे बेहद चाहने लगी थी, उसकी बहुत अच्छी सहेलियां बन चुकी थी। वो वापस कमरे में आई तो हादी बेड पर लेटा सियार के फोन पर कोई गेम खेल रहा था। शायद भूल गया था कि बाहिर पास बेचारी से ढूंढ रही है, जबकि वॉशरूम से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। मतलब सियार बाहर जाने वाला था। प्रेरणा ने फौरन सियार के कपड़े निकालकर बेड पर रखे थे। वो इसके वापस आने से पहले ही कमरे से चली जाना चाहती थी, क्योंकि सियार इससे गुस्सा था और इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था। सियार के कपड़े और जरूरी सामान बेड पर रखकर इसने पासिब के लिए दुपट्टा निकालना चाहा तो सोफे पर एक सफेद दुपट्टा नजर आया।
ये था, ये इसका था या नहीं इसे याद नहीं था। शायद अब वो काफी वक्त से इसके इस्तेमाल में नहीं था, इसलिए ये सुबह पर क्या कर रहा है। शायद हारी ने खेल खेल में निकाल कर बाहर रख दिया होगा और इत्तेफाक से ये पास एक फ्रॉक से बिल्कुल मैच कर रहा था। इसने कुछ सोचते हुए यही दुपट्टा उठाया और नीचे चली गई। इसे याद नहीं पता था कि इस तरह का कोई ड्रेस इसके पास मौजूद है, इसलिए ये दुपट्टा वो पासिब को देने लगी थी, ये जाने बगैर कि सरियार सोफे से अपनी इतनी अहम चीज गायब देखकर इतना ये जाने बगैर कि सरिया सोफे से अपनी इतनी अहम चीज गायब देकर इतना कहर बर्पा करेगा। भाभी ये पासिब कितनी प्यारी है ना, दिल करता है ये हमारे घर में ही रह जाए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग इस मुच्छर मतलब शेर अदा की शादी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। अगले महीने में वो पूरे 28 साल के हो जाएंगे, फिर तो इनकी कोई लड़की भी मुंह नहीं लगाएगी। वो कब इसका सर खा रही थी। लाली बिना सोचे समझे मत बोला करो, किसी की बहन बेटी को किसी के साथ इस तरह से नहीं जोड़ा जाता। और शेर अदा के लिए सबने बहुत कुछ सोचा हुआ है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना पासिब का तो पता नहीं लेकिन तुम्हें दुल्हन जरूर बना दिया जाएगा। वो इसे डराते हुए बोली, लेकिन लाली को कहाँ डरना आता था। वो भी क्या दिन होगा जब मैं दुल्हन बनूंगी। हाय कितनी हसीन लगूंगी मैं, सबको पहले ही बता दीजिएगा मैं पिंक कलर का लहंगा पहनूंगी और मुझ पर दूल्हे का रोब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं सब कुछ अपनी मर्जी से करने वाली हूँ। अपनी शादी की बातों पर खुश होते हुए वो जोश में आई और फिर बोलती ही चली गई। प्रेरणा का मुंह खुला तो खुला ही रह गया। शर्म से डूब मरो लाली, तुम्हें पढ़ाई की तरफ मतवज्जो करने के लिए डराया जा रहा है, तुम्हारी शादी कर दी जाएगी और तुम तो यहाँ शादी के लिए मरी जा रही हो। बेवकूफ लड़की, सारी आसादियां खत्म हो जाएंगी। तुम शेर अदा को नहीं जानती, वो बहुत सख्त है, इनके कुछ असूल हैं जिनको समझने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीजों पर गौर करना होगा। वो इसे समझाते हुए बोली, जबकि इसकी सारी बातें लाली के सर के ऊपर से गुजर गई थी। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे शेर अदा मेरा दूल्हा आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे शेर अदा है मेरा दूल्हा, अपने जैसा खरूस और मुच्छर ढूंढ आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे शेर अदा मेरा दूल्हा भी अपने जैसा खरूस और मुच्छर ढूंढ के लाएंगे। मुझे नहीं पता, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मुझे किसी मुच्छर से शादी नहीं करनी, मुझे तो क्लीन शेप वाला चाहिए। जहर लगती है मुझे थानेदारों जैसी मुच्छे। वो मुंह बनाते हुए बोली तो प्रेरणा को हंसी आ गई। वो बेंस के आगे बीन बजाने का काम कर रही थी। इसको साफ लफ्जों में बता दिया जाए तो भी इसे कुछ समझ नहीं आना था। यहाँ तो प्रेरणा ने ज़ुबानी लफ्जों में इसका फ्यूचर दिखाया था, लेकिन हमेशा की तरह लाली तो अपनी ही धुन में मगन थी। अल्लाह तुम्हें अकल दे लाली, मुझे तो शेर अदा पर तरस आ रहा है, वो हंसती हुई बोली, जबकि लाली किचन से बाहर निकलने ही लगी थी कि इसका ड्रामा शुरू हो गया कि शेर ने किचन के दरवाजे पर कदम रखा। प्रेरणा भाभी 4 कप चाय। बिल्कुल, बल्कि आप रहने दीजिए, तुम बनाओ चाय, मेरे कुछ दोस्त आए हैं मर्दान खाने में, जल्दी से चाय बनाकर मुलाजमा के हाथ बजाओ। और प्रेरणा को छोड़ इसे ऑर्डर देते हुए बाहर जाने ही लगा था। भाभी इनको बोल दीजिए मुझसे 2 या 3 चाय के कप खराब हो जाते हैं, मैं 1 कप चाय ही अच्छी बनाती हूँ। वो जान छुड़ाते हुए बोली। इसका ड्रामा अहम था। वो जो बाहर जाते हुए इसकी बात सुनकर चुका था, पलट आया था। कोई मसला नहीं है, मेरे लिए तुम बनाओ, बाकियों के लिए भाभी बनाएंगी, जल्दी करो। वो हुक्म चाहता बाहर निकल गया था, जबकि लाली पैर पटक कर रह गई। प्रेरणा इसके अंदाज पर मुस्कुराती से चाय की तरफ मतवज्जो करने लगी, लेकिन लाली ने काम चोरी से काम लेते हुए कहा, आप बना दीजिए, मैं बाद में कह दूंगी कि मैंने बनाया है। जिस पर प्रेरणा ने साफ इनकार करते हुए कहा कि वो तुम्हारे हाथ का स्वाद पहचानते हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी लाली को चाय बनानी पड़ी। एक दिन इंशाल्लाह ऐसी चाय बनाकर पिलाऊंगी, ये चाय पीना ही छोड़ देंगे। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई घर की जानिब देखने लगी थी, जहां गरी ऐलान कर रही थी कि इसका ड्रामा शुरू हो चुका है, जो इसकी चाय की वजह से वो नहीं देख पा रही थी। वो नहा कर निकला तो सोफे पर वो दुपट्टा गायब था। हादी यहाँ बाबा एक कपड़ा रखकर गए थे, वो कहाँ है। वो हादी से पूछने लगा जो उसके मोबाइल पर बहुत मसरूफ था। बाबा जानी वो व्हाइट कलर का दुपट्टा था ना, हादी ने कंफर्म करना चाहा। हाँ मेरी जान वही। मामा उठाकर बाहर ले गई। हादी बताकर दोबारा लेट गए, जबकि इसकी बात सुनने के बाद इसके माथे पर बहुत सारी शक्लें आ गई थी। वो गुस्से से शर्ट पहनता बाहर निकल गया था। वो मुलाजमा को चाय का कप देकर वापस किचन में जा रही थी, जब अचानक ही ज़ेरियार गुस्से से इसका बाजू थामकर इसे घसीटकर कोने की तरफ ले आया। ऊपर सफेद रंग का दुपट्टा था, कहाँ गया। इसकी आंखों में आंखें डाले वो दहाड़ते हुए पूछने लगा। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि प्रेरणा की आंखों से बेख्तियार नमी छलक पड़ी। ज़ियारा मुझे तकलीफ हो रही है। वो हाथ छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगी। वो दुपट्टा कहाँ है प्रेरणा। वो इसके हाथ को झटका देता मसीदी से अपने करीब खींचकर बोला था, मुझे नहीं पता, वो आपके लिए इतना अहम है, मुझे लगा मेरा है, मैंने उठाकर मुलाजमा को दे दिया। वो अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी चीज उठाकर किसी को दे दो। वो इसका चेहरा हाथ में दबोचता इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, सरियार आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, एक दुपट्टा ही तो था, मुलाजमों के कपड़ों के साथ मैच कर रहा था, मैंने उठाकर दे दिया, मुझे लगा मेरा है। वो सफाई देते हुए बोली, 10 मिनट है तुम्हारे पास प्रेरणा, 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे वो दुपट्टा वापस चाहिए। वो एक झटके से इसका मुंह छोटा सीढ़ियों चढ़ गया था, जबकि वो प्रेरणा परेशान हो चुकी थी। अब वो अपनी दी हुई चीज कैसे भला मांग सकती थी, लेकिन सरियार को गुस्सा कह रहा था कि वो चीज इसके लिए बहुत अहम है, वो इसे हर हाल में वापस चाहिए। कितनी खुश हो रही थी कि पासिब कि वो दुपट्टा इसके कपड़ों से हद तक मैच करता है, बल्कि इसका अपना दुपट्टा भी इसी के जैसा है। अब वो इससे वापस मांगते हुए कितनी शर्मिंदगी महसूस करेगी। इसके हाथ पेंटिंग बोर्ड पर चल रहे थे। वो किसी भी चीज को एक बार देखता तो इसकी पेंटिंग बनाना इसके लिए मुश्किल नहीं था, बस इसे कोई चीज पसंद आ जानी चाहिए थी, और इस पर ऐसा ही हुआ था। वो लड़की इसके दिमाग और दिल पर बुरी तरह से सवार हो चुकी थी। अपने दिमाग में आई इसके कहीं सारे अक्स को तस्वीरों की शक्लें दे चुका था, और हर चीज की पेंटिंग सिर्फ एक ही बार बनाता था। लेकिन न जाने इस हसीन चेहरे में इसको देखने के बाद इसके हाथ में इस हसीन चेहरे में ऐसी क्या बात थी कि इसको देखने के बाद इसके हाथ भी इसके बस में नहीं रहे थे। इसका एक बेहद खूबसूरत शक्ल तैयार था। ये दानी की 5वीं तस्वीर थी, जिसे वो एक
अलग अंदाज में एक अलग मकाम पर पेंट कर चुका था। वो हर चीज को देखकर इसकी पेंटिंग बनाता था, लेकिन दानी का चेहरा बनाने के लिए इसे दानी को बार बार देखने की जरूरत न थी। पेंटिंग मुकम्मल होने के बाद न जाने कितनी ही देर इस तस्वीर को देखता रहा। चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। जिंदगी में दानी के आने के बाद इसके लबों से मुस्कुराहट कम ही गायब होती थी। तो मिस दानी मिसिज आलम शाह बनने के लिए तैयार हो जाओ। वो 2 दिन के बाद शहर वापस जाने वाला था। इस बार शहर जाकर अपनी इस बेचैनी को भी राहत देना चाहता था। इसने फैसला किया था कि वो दानी से मिले यूनिवर्सिटी जाएगा और साफ अल्फाज में इसे अपने दिल का हाल सुनाकर इसे अपनी जिंदगी में शामिल करेगा। पारा आलम शाह को इनकार करने की हिम्मत किसमें थी? वो जानता था इसकी दौलत, इसका रुतबा, इसकी पर्सनैलिटी सामने वाले को अस्थिर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती। जी लो अपनी जिंदगी होने वाली मिसिस, क्योंकि आगे तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में आलम शाह की पनाहों में गुजरेगी। वो मुस्कुराता हुआ तस्वीर से मुखातब था। वो अपनी सोचों में मसरूफ था जब इसका फोन बचा। वो फोन उठाकर बालकनी में चला गया। वापस आया तो इसकी छोटी बहन इसकी पेंटिंग के सामने खड़ी और से पेंटिंग को देख रही थी। आयशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और बिना परमिशन के कमरे में क्यों आई हो? वो अपनी 15 साल बहन को देखते हुए सवाल करने लगा, जो अपनी थोड़ी के नीचे हाथ रख के तस्वीर देखने में मसरूफ थी। मैंने नोक किया था, आपने सुना नहीं है? छोड़िए, बताइए लड़की कौन है और आप इतने दिनों से सिर्फ इसकी पेंटिंग क्यों बना रहे हैं? इतनी भी कोई खास नहीं दिखती। मैं तो इससे भी ज्यादा प्यारी हूँ। आपने कभी मेरी पेंटिंग तो बनाई नहीं? वैसे शकी नजरों से घूरते हुए बोली तो आलम मुस्कुराया। गौर से देखो कितनी प्यारी है, और हाँ, इज्जत से भाभी है तुम्हारी। वह इसके सर पर धमाका करते हुए इसकी तस्वीर की तरफ मुतवज्जो करने लगा, जबकि आयशा का तो मुंह ही खुल चुका था। भाभी? मेरी भाभी? ये मेरी भाभी है? अम्मा, चाची, साईं, अम्मी, वो चिल्लाते बाहर की जानिब जाने लगी। जब आलम ने इसके लबों पर हाथ रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। चुप करो पागल लड़की, ये मेरा और तुम्हारा सीक्रेट है, कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, वो इसे समझाते हुए बोला। तो आयशा ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। तो ये सीक्रेट है, लेकिन इस सीक्रेट को रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वो शरारती नजरों से इसे देखते हुए बोली। तो आलम ने घूरकर इसे देखा था। तुम्हारी वो ऑनलाइन ड्रेस प्रिंसेस ड्रेस में ऑर्डर कर दी है। अगर तुम इस सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रख सकती तो कैंसिल करने में मुझे 1 सेकंड लगेगा, वो धमाका करते हुए बोला। तो आयशा की आंखें रोशन हो गई। अदा, आपका सीक्रेट मेरा सीक्रेट, आप बेफिक्र हो जाएं, ये बात इसी कमरे में रहेगी। पर नीचे चले, अम्मा आपका खाने पर वेट कर रही हैं, वो इसे एक माँ का पैगाम देते हुए बोली। तो आलम पेन शेड अपनी पेंटिंग पर डालता शीट अपनी पेंटिंग पर डालता इसके साथ बाहर आ गया था। वो गुस्से से सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे की तरफ जाने लगा था कि सामने से आती भागती हुई लड़की इसके साथ टकराई। से पहले कि वो नीचे गिरती वो इसे कमर से थाम चुका था। बेयकीनी थी। अब तो इसका चेहरा वो करोड़ों में पहचान सकता था। वो हादी के पीछे भाग रही थी, अचानक गिरते गिरते बची, लेकिन अपने मसीहा को देखते इसकी आंखें पूरी खुल गई। इसने चीखकर हंगामा करना चाहा, लेकिन इससे पहले ही सरिया इसके लबों पर अपना हाथ रख चुका था। खामोश, इतना शोर क्यों मचा रही हो? इस तरह भाग क्यों रही हो? पहले इसे यकीन करने में काफी वक्त लग गया था कि ये वही है जो इसकी नींदें चुरा चुकी है, लेकिन वो यहाँ क्या कर रही थी? ये सोचे बगैर बस की कमर में हाथ डालते इसे अपने बेहद करीब कर चुका था, लेकिन इसके गले में लटकता दुपट्टा देखकर इसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। जबकि इसके साथ ही इसके हाथ में नीले रंग का एक और दुपट्टा मौजूद था, जिसे इसने गोले की शक्ल में थाम रखा था। इसने 1 सेकंड से भी कम वक्त लगाया था इस सफेद दुपट्टे को इसकी गर्दन से निकालने में। ये मेरा है और मेरी चीजों को मेरी इजाजत के बिना हाथ लगाने वालों को मैं सख्त सजा देता हूँ। फिर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से एहतियात करना, मैं हर बार माफ नहीं करता। मैं इसके कान में सरगोशी करता इसे एक लम्हे में खुद से दूर कर चुका था। अपने करीब इसने पहली बार किसी मर्द को महसूस किया था। इसकी गर्म सांसें, इसका लम्स इसके पूरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ा गया था। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कुछ बोलने के काबिल न रही थी। सिरियार इसका दुपट्टा अपने हाथ में बांधता इसके यहाँ आने की वजह पूछने ही वाला था कि सीढ़ी पर हादी ने आवाज दी, जो इधर ही आ रहा था। चलो जल्दी आओ, पास से नीचे मेरे फ्रेंड्स आए हैं, मैं तुम्हें मिलवाऊंगा इनसे। वो इसके पास आता इसका हाथ हमें नीचे चलने के लिए कहने लगा, जबकि हादी को आता देखकर सियार आगे बढ़ गया था। क्या हुआ तुम्हें? इतना पसीना क्यों आ रहा? तुम्हें गर्मी लग रही है? और मैं तुम्हें लेमन जूस पिलाता हूँ, इससे तुम बेटर फील करोगी, वो इसे अपने साथ लेकर जाते हुए कहने लगा। जबकि पास से वो अपने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगी। इसकी सारी शौकी, सारी शरारतें हवा हो चुकी थी।